नमस्कार दोस्तों, अगाथा क्रिस्टी के जासूसी उपन्यास स्पार्कलिंग साइनाइड में अब तक आपने सुना रोज़मेरी बार्टन एक निहायत ही खूबसूरत और मंदबुद्धि औरत थी जिसने अपने से काफ़ी बड़ी उम्र के उबाऊ आदमी से शादी करी थी और शादी के बाद भी दूसरे आदमियों से उसके संबंध रहे थे। उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात ही वो अपनी 6 साल छोटी बहन आइरिस को अपने साथ अपने घर ले आई थी। अपने जन्मदिन की पार्टी में उसकी बहन आइरिस और पति जॉर्ज बार्टन के अलावा अपने पति की होनहार सेक्रेटरी रूथ लेसिंग, अपने प्रेमी एंथनी ब्राउन, अपने दूसरे प्रेमी स्टीफन फैराडे और उसकी पत्नी लेडी एलेक्जेंड्रा फैराडे को बुलाया था। जॉर्ज के पुराने पड़ोसी मित्र कर्नल रेस को भी निमंत्रण दिया गया था, परंतु वे नहीं आ पाए थे। उसी पार्टी में वो साइनाइड जहर के असर से खाने की मेज पे मरी हुई पाई गई थी, जिसे आत्महत्या मान लिया गया था। क्योंकि रोज़मेरी ने संतान मरी थी, उसके अंकल पॉल से मिली अपार दौलत अब आइरिस की हो गई थी। जॉर्ज के कहने पे रोज़मेरी की मौत के बाद अपनी आंटी ल्यूसिला के साथ वो जॉर्ज के घर पर ही रह रही थी। रोज़मेरी की मृत्यु के 6 महीने पश्चात जॉर्ज को 2 बेनामी खत मिलते हैं, जिसमें रोज़मेरी के मृत्यु का कारण खुदकुशी न होके खून बताया जाता है और अब जॉर्ज लगातार कोशिश करने लगता है पता लगाने का कि वो खूनी कौन हो सकता है। आइरिस को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है और जॉर्ज सोचता है कि वो इस बात का पर्दाफाश करने के लिए फिर से वही रात जिस दिन रोज़मेरी की मृत्यु हुई थी उसे दोहराएगा। वो उस दिन के मेहमानों को सबको लग्जमबर्ग क्लब में बुलाएगा, वैसे ही जैसे कि उस रात को वो इकट्ठा हुए थे। रूथ लेसिंग, जॉर्ज की होनहार सेक्रेटरी, जो रोज़मेरी से नफरत करती थी और सोचती थी कि अगर वो जॉर्ज के जीवन में ना आई होती तो रूथ जॉर्ज को उसे शादी करने के लिए ज़रूर उकसा लेती। सांसद स्टीफन फैराडे, एक चालाक और बुद्धिमान आदमी जिसने बहुत चालाकी से एक बड़े रसूख वाले परिवार की आम सी दिखने वाली लेकिन उसी की प्रकार बुद्धिमती लड़की एलेक्जेंड्रा से शादी रचा ली थी और अब उसका राजनीति में बहुत आगे जाना तय था। लेकिन विवाह के बाद रोज़मेरी से दीवानावार प्यार में पड़ गया था, लेकिन सिर्फ कुछ समय तक। अब उसको रोज़मेरी से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया था, लेकिन किसी भी कीमत पर उसे रोज़मेरी से पार पाना ही था। लेडी एलेक्जेंड्रा फैराडे एक बुद्धिमान औरत थी और जान गई थी कि उसके पति का संबंध रोज़मेरी के साथ है, लेकिन एक दिन स्टीफन को वापस उसके पास आना ही होगा। लेकिन फिर भी वो रोज़मेरी से बेहद नफरत करती थी और चाहती थी कि वो मर जाए। एंथनी ब्राउन, एक रहस्यमय आदमी जिसके बारे में कोई ढंग से कुछ नहीं जानता था। उसका रोज़मेरी से करीबी संबंध था, जब तक कि बेवकूफ़ रोज़मेरी ने स्वयं ही एंथनी को ये न बता दिया कि वो जानती थी कि एंथनी एक अपराधी है जो जेल में रह चुका है। एंथनी रोज़मेरी जैसी बेवकूफ़ औरत पे भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो कभी भी किसी के भी सामने ये बात दोहरा सकती थी। एंथनी उसे उसकी हत्या होने का डर दिखाता है, लेकिन लापरवाह रोज़मेरी उसे हंसी में टाल देती है। एंथनी ब्राउन को एक पार्टी में आइरिस नज़र आती है जो उसे बहुत भाती है। जल्द ही रोज़मेरी की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वो इंग्लैंड से कई महीनों के लिए गायब हो जाता है। लेकिन जब वो लौटता है तो आइरिस को अपने प्यार में फंसा लेता है। जॉर्ज बार्टन रोज़मेरी के कत्ल को सुलझाने के लिए अपने पुराने पड़ोसी, जो मिलिट्री में MI5 में रह चुके हैं, कर्नल रेस से सारी बातें साझा करके कहता है कि वो उसके अपराधी को पकड़ने के प्लान में उसकी मदद करें। जॉर्ज बताता है कि वो उस शाम को हूबहू वैसे ही दोहराएगा और चाहेगा कि कर्नल रेस वहाँ रहें और बारीकी से सब चीज़ों का अध्ययन करें। कर्नल रेस इस प्लान में शामिल होने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ये काम पुलिस का है और सिर्फ उन्हें ही करना चाहिए। वो चेतावनी देते हैं कि इस प्लान में खतरा है और इसका भयावह नतीजे निकल सकते हैं। जॉर्ज उसकी सलाह और चेतावनी को नकारते हुए अपने प्लान को पूरा करते हैं और सब कुछ वैसा ही चलता है जैसे कि रोज़मेरी की मृत्यु के रात को हुआ था। वही लग्जमबर्ग क्लब, वही वहाँ का प्रख्यात वेटर चार्ल्स, वही खाना, वही मेज़, वही संगीत और नृत्य, लेकिन मेज़ पर रोज़मेरी फूल सजे होते हैं। सिर्फ कर्नल रेस वहाँ नहीं आते हैं, लेकिन जब एंथनी ब्राउन को पता चलता है कि कर्नल रेस वहाँ आ सकते हैं तो वो बहाना बनाता है कि शायद उसे जल्द ही कहीं और जाना पड़ सकता है।
जॉर्ज जब रोजमेरी की याद में सबको जाम पीने के लिए कहते हैं तो उस जाम के पीने के 1.5 मिनट के अंदर स्वयं जॉर्ज मृत पाए जाते हैं। अब आगे सुनिए। स्पार्कलिंग साइनाइड भाग 3। आइरिस। मैंने सोचा था कि मरने वाले चैन में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अध्याय 1। कर्नल रेस स्कॉटलैंड यार्ड के दरवाजे से अंदर घुसा। जो पर्चा उसके लिए लाया गया वह उसने भर दिया और कुछ ही मिनटों में वह चीफ इंस्पेक्टर कैंप के कमरे में उससे हाथ मिला रहा था। दोनों आदमी एक दूसरे से वाकिफ थे। कैंप इस किस्म का था कि वह उस शानदार अनुभवी बैटल की याद दिलाता था। चूंकि वह कई सालों तक बैटल के मातहत काम कर चुका था, उसने शायद अनजाने ही अपने से बड़े उस आदमी की कई आदतें अपना ली थीं। वह कुछ ऐसा आभास देता था जैसे एक ही टुकड़े से बना हो, लेकिन जहां बैटल को देखकर सागौन या शाह बाबुल की लकड़ी की याद आती थी, चीफ इंस्पेक्टर कैंप को देखकर ज़्यादा चमकीली लकड़ी का ध्यान आता था, मेहगनी या गुलाब की लकड़ी। तुमने हमें फ़ोन करके अच्छा किया कर्नल, कैंप ने कहा। हम इस मामले में जितनी मदद पा सकें पाना चाहेंगे। इस केस ने हमें बहुत ऊंचे लोगों तक पहुंचा दिया है, रेस बोला। कैंप ने कोई शालीन इनकार नहीं किया। उसने सरलता से जाहिर सी इस बात को मान लिया कि सिर्फ बहुत नाजुक, दूर दूर तक मशहूर या बहुत अहम केस ही उसके पास आते थे। वह संजीदगी से बोला, ये किडरमिंस्टर संबंध के कारण है। तुम अनुमान लगा सकते हो कि बहुत होशियारी से चलना होगा। रेस ने हाँ में सिर हिलाया। वह लेडी सैंड्रा फैराडे से कई बार मिल चुका था। खामोश किस्म की उन औरतों में से एक जिनके दर्जे को समाज में चुनौती नहीं दी जा सकती और जिनको किसी सनसनीखेज खबर से जोड़ना ही हैरानी पैदा करता है। उसने उसे आम मंचों से बोलते सुना था, बिना बहाव के मगर स्पष्टता और कुशलता से, मसले पर अच्छी तरह पकड़ के साथ और उसे अच्छी तरह बयान करते हुए। एक ऐसी औरत जिसका सामाजिक जीवन अखबारों में मिलता है और जिसका निजी जीवन होता ही नहीं, सिर्फ एक नीरस घरेलू पृष्ठभूमि के अलावा। फिर भी उसने सोचा, ऐसी औरतों की ज़्यादा जिंदगी होती है। वे निराशा, मोहब्बत और ईर्ष्या के दर्द को जानती हैं। वे भी बेकाबू हो सकती हैं और किसी जज्बाती जुए में जिंदगी को ही दांव पर लगा सकती हैं। उसने दिलचस्पी से कहा, मान लो उसी ने किया हो तो कैंप? लेडी अलेक्जेंड्रा ने? तुम सोचते हो उसने किया होगा? मुझे बिल्कुल पता नहीं, मगर मान लो कि उसने किया है, या उसके पति ने, जो किडरमिंस्टर के सुरक्षा घेरे में ही आता है। चीफ इंस्पेक्टर कैंप की हल्के नीले रंग की आंखों ने बेहिचक रेस की काली आंखों में झांका। अगर उन दोनों में से किसी एक ने भी खून किया है तो हम उसे फांसी पर लटकवाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देंगे। तुम ये जानते हो, इस मुल्क में न कातिलों से डर है न उनके लिए कोई रियायत, मगर हमें अपने सबूतों को लेकर एकदम पक्का होना पड़ेगा। सरकारी वकील इस पर जोर डालेगा। रेस ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वह बोला, चलो जो हुआ उसको देखते हैं। जॉर्ज बार्टन की मौत साइनाइड जहर से हुई, वैसे ही जैसे 1 साल पहले उसकी बीवी की हुई थी। तुमने कहा कि तुम सच में रेस्तरां में ही थे? हाँ, बार्टन ने मुझे पार्टी में आने के लिए कहा था। मैंने इनकार कर दिया। जो वह करने जा रहा था मुझे पसंद नहीं था। मैंने विरोध किया था, जोर लगाया था कि अगर उसको अपनी पत्नी की मौत को लेकर कोई शक था तो उसे सही लोगों के पास जाना चाहिए, तुम्हारे पास। कैंप ने सिर हिलाया। उसे यही करना चाहिए था। बजाय इसके वह अपने ही ख्याल पर अड़ा रहा, कातिल के लिए जाल बिछाने का ख्याल। वह मुझे भी बताने को राजी नहीं था कि कैसा जाल। मैं सारे मामले को लेकर बेचैन था, इतना ज़्यादा कि कल रात मैं लग्जमबर्ग गया ताकि हर चीज़ पर नज़र रख सकूं। लाजमी था कि मेरा मेज़ कुछ दूरी पर था। मैं देखा जाना नहीं चाहता था। बदकिस्मती से मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिस पर शक किया जा सके। सिर्फ वेटर और उसके अपने मेहमान ही मेज़ तक आए। हाँ, कैंप बोला,
इससे दायरा तंग हो जाता है नहीं? या मेहमानों में से ही कोई था, या वेटर जिसेपी बोल्सेनो। मैंने आज सुबह भी बुलाया, सोचा शायद तुम उससे मिलना चाहो, मगर मुझे यकीन नहीं होता कि उसका इससे कुछ भी लेना देना है। 12 साल से लग्जमबर्ग में है, उसकी नेकनामी है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, रिकॉर्ड अच्छा है, सारे ग्राहकों से अच्छी तरह निभती है। उसके बाद हमारे पास मेहमान बचते हैं। हाँ, वही लोग जो उस वक्त भी मौजूद थे जब मिसेस बार्टन की मृत्यु हुई। उस मामले का क्या हुआ कैंप? मैं उसको भी देख रहा हूँ, क्योंकि ये तो जाहिर है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। एडम ने संभाला था उसे सीधे खुदकुशी का केस तो नहीं कहा जा सकता, मगर खुदकुशी ही सबसे ज्यादा मुमकिन हल है, और कत्ल का कोई साफ सबूत न होने के कारण उसे खुदकुशी ही मानना पड़ा और कुछ नहीं कर सका। तुम जानते हो, हमारे रिकॉर्ड में इस तरह के बहुत से मामले हैं, खुदकुशी सवालिया निशान के साथ। जनता सवालिया निशान के बारे में नहीं जानती, मगर हम ये बात ध्यान में रखते हैं। कई बार हम गुपचुप तरीके से भी तहकीकात करते हैं। कभी कभी कुछ सामने आ जाता है, कभी नहीं आता। इस मामले में नहीं आया। अब तक किसी ने मिस्टर बार्टन को आगाह कर दिया कि उसकी पत्नी की हत्या हुई थी। वह खुद ही इस पर काम करने लगा। उसने तो लगभग ऐलान कर दिया कि वह सही रास्ते पर जा रहा था या नहीं मैं नहीं जानता, मगर कातिल ने तो यही सोचा होगा। नतीजन कातिल बौखला गया और मिस्टर बार्टन को ही मार डाला। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, अभी तक तो यही लगता है। उम्मीद है तुम सहमत होगे। ओ हाँ, इतना हिस्सा तो सीधा साफ लगता है। भगवान जाने जाल क्या था। मैंने देखा था कि मेज पर एक कुर्सी खाली थी। शायद वो किसी ऐसे गवाह का इंतजार कर रही थी जिसके आने की उम्मीद नहीं थी। जो भी था, कुर्सी ने जो करना था उससे काफी ज्यादा कर दिया। उसने गुनाहगार को इतनी चेतावनी दे दी कि उसने जाल के घिरने का भी इंतजार नहीं किया। खैर, कैंप बोला, हमारे पास 5 लोग हैं जिन पर शक किया जा सकता है, और हमें पहले मामले पर भी काम करना है। मिसेस बार्टन, तुम्हारी पक्की राय है कि वह खुदकुशी नहीं थी? इस दूसरे कत्ल से साबित होता है कि नहीं थी। हालांकि मैं नहीं समझता कि उस वक्त इसे खुदकुशी मानने के लिए तुम हमें दोष दोगे। उसका कुछ सबूत भी था। इन्फ्लुएंजा के बाद गहरी उदासी। कैंप के काठ जैसे चेहरे पर मुस्कुराहट की एक लहर दिखी। वह तो कॉरोनर की कचहरी के लिए था। डॉक्टरी सबूत मान लिया गया और सबके जज्बातों को बचा लिया गया। ये तो हर दिन किया जाता है। बहन को लिखी गई अधूरी चिट्ठी थी, ये बताते हुए कि उसकी निजी चीज़ों का बंटवारा कैसे किया जाए, जिससे ये पता लगता था कि उसके दिल में खुद को ख़त्म करने की बात थी। मुझे इसमें शक नहीं कि वह ज़रूर बहुत उदास थी, बेचारी। लेकिन औरतों के मामले में 10 में से 9 बार ये प्रेम संबंध के कारण होता है। आदमियों को ज़्यादातर रुपए पैसे की फिक्र होती है। तो तुम जानते थे कि मिसेस बार्टन का प्रेम संबंध था? हाँ, हमने जल्दी इसका पता लगा लिया था। सावधानी से लगाया था, लेकिन ज़्यादा खोजबीन नहीं करनी पड़ी। स्टीफन फैराडे? हाँ, वो अर्ल्स कोर्ट में एक छोटे से फ्लैट में मिला करते थे। 6 महीने से ऊपर से चल रहा था ये। कहते हैं उनका झगड़ा हुआ था, या शायद वह उससे उकता रहा था। खैर, गहरी उदासी के दौर में अपनी जान लेने वाली वह पहली औरत नहीं होगी। एक रेस्तरां में पोटेशियम साइनाइड लेकर? हाँ, अगर वह इसे लेकर नाटकीय होना चाहती थी तो। उस आदमी की आंखों के सामने वगैरह वगैरह। कई लोग तमाशा पसंद करते हैं। जितना मैं पता लगा सका, उसे दुनिया के चलन की खास परवाह नहीं थी। सारी सावधानियां स्टीफन की तरफ से थीं। कोई सबूत है कि जो हो रहा था कि उसके बारे में उसकी पत्नी को पता था या नहीं? जहां तक हमें पता लगा, उसे कोई इल्म नहीं था। फिर भी हो सकता है वह जानती हो कैंप। वह ऐसी औरत नहीं थी जो अपने दिल की बात सरेआम कर दें। ओह, काफ़ी हद तक। मानकर चलो कि दोनों बातें हो सकती हैं। सैंड्रा जलन की वजह से, स्टीफन अपने करियर के लिए। तलाक से उसका करियर खत्म हो जाता।
ऐसा नहीं कि तलाक का अब भी वही मतलब है जैसा पहले होता था, मगर जहां तक स्टीफन का सवाल है, इसका मतलब होता किडरमिंस्टर परिवार की दुश्मनी। और उस लड़की सेक्रेटरी का क्या? उसकी संभावना है, हो सकता है वह जॉर्ज बार्टन पर मोहित हो। दफ्तर में दोनों काफी नजदीक हैं और वहां ऐसा समझा जाता है कि उसे जॉर्ज में दिलचस्पी है। दरअसल कल दोपहर टेलीफोन लेने वाली एक लड़की जॉर्ज की ये कहते हुए नकल उतार रही थी कि वह उसके बिना कुछ नहीं कर पाता, और तभी मिस लेसिंग बाहर आ गई और लड़की को रंगे हाथों पकड़ लिया और तुरंत नौकरी से निकाल दिया। 1 महीने की तनख्वाह दी और रफा दफा हो जाने को कह दिया। लगा जैसे वह इसे लेकर कुछ चिड़चिड़ी थी। बहन को थोड़ा पैसा मिला है, ये याद रखना भी जरूरी है। लड़की अच्छी लगती है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, और मिसेस बार्टन का दूसरा बॉयफ्रेंड भी है। मैं जानने को उत्सुक हूं कि तुम्हारा उसके बारे में क्या कहना है, केम्प ने हौले हौले कहा। अजीब ढंग से बहुत कम, लेकिन जितना भी है बहुत अच्छा नहीं है। उसका पासपोर्ट सही है, वो एक अमरीकी नागरिक है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जान सकते, नुकसान पहुंचाने वाला या दूसरी तरह का। वह यहाँ आया, क्लैरेजेस में ठहरा और किसी तरह लॉर्ड ड्यूसबरी के साथ जान पहचान कर ली। भेदी आदमी हो सकता है। लगता है ड्यूसबरी को उस पर यकीन हो गया और उसे रुकने के लिए कह दिया। तब वक्त कुछ नाजुक था। हाँ, इस शख्स ब्राउन ने अपने को हथियारों में दिलचस्पी रखने वाले के रूप में पेश किया। उसके वहां रहने के थोड़ी देर बाद ही उस तोड़फोड़ के मामले का पता चल गया। ऐन आखिरी मौके पर ब्राउन ड्यूसबरी के कई यारों को मिला। उसने उन सबसे रिश्ता बना रखा था जो हथियार बनाने वाली कंपनियों से जुड़े थे। नतीजन उसको काफ़ी ऐसा सामान दिखाया गया जो मेरे मुताबिक उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। 1-2 ऐसी जगहों पर तो उसके आसपास मौजूद होने के कुछ देर बाद ही काफ़ी गड़बड़ी भी हुई। दिलचस्प आदमी है एंथनी ब्राउन। हाँ, काफ़ी आकर्षक है और फ़ायदा उठाने के लिए इसका पूरा इस्तेमाल भी करता है। इसमें मिसेस बार्टन कहाँ आती हैं? जॉर्ज का तो हथियारों की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वे काफ़ी करीब लगते थे। हो सकता है उसने मिसेस बार्टन को कुछ बता दिया हो। तुम सबसे बेहतर जानते हो कर्नल कि एक खूबसूरत औरत आदमी से क्या क्या उगलवा सकती है। रेस ने सिर हिला दिया। चीफ इंस्पेक्टर के शब्दों का मतलब ये मानकर कि वह काउंटर एस्पियोनाज डिपार्टमेंट के सिलसिले में था, जो पहले उसके अधीन था, और न कि जैसा कई अज्ञानी लोग समझते थे, उसकी अपनी असावधानियों के कारण। 1-2 मिनट के बाद वह बोला, क्या तुम्हें वह खत मिल गए जो जॉर्ज बार्टन को मिले थे? हाँ, उन्हें मिस मार्ले ने मेरे लिए ढूंढ निकाला। जानते हो कैंप, मुझे उन खतों में दिलचस्पी है। उनके बारे में जानकारों की क्या राय है? सस्ता कागज़, मामूली स्याही, उंगलियों के निशान बताते हैं कि उन्हें आइरिस मार्ले और जॉर्ज बार्टन ने छुआ, और लिफाफे पर अनजाने धब्बे और डाक कर्मचारी वगैरह वो टाइप किए गए थे, विशेषज्ञों के मुताबिक किसी अच्छे पढ़े लिखे और तंदुरुस्त आदमी द्वारा। अच्छा पढ़ा लिखा कोई नौकर नहीं? मुमकिन नहीं। ये तो इसे और भी दिलचस्प बना देता है। इसका मतलब कि कम से कम किसी और को भी शक था। कोई ऐसा जो पुलिस के पास नहीं गया, कोई ऐसा जो जॉर्ज के मन में शक जगाना चाहता था, लेकिन जो इस मामले में आगे नहीं बढ़ा। यहाँ कुछ अजीब है कैंप। जॉर्ज ने खुद तो ये नहीं लिखे होंगे क्या? वह लिख सकता था, मगर क्यों? खुदकुशी से पहले एक कदम, खुदकुशी जिसे वह कत्ल दिखाना चाहता था, ताकि स्टीफन फैराडे फांसी पर लटक जाए। ये एक ख्याल है, लेकिन फिर वो पहले ये पक्का कर लेता है कि हर चीज़ फैराडे के खूनी होने की ओर इशारा करे, मगर हमारे पास फैराडे के खिलाफ कुछ नहीं है। और साइनाइड, क्या कोई डिब्बा वगैरह मिला? हाँ, मेज़ के नीचे कागज़ का एक पैकेट, उसके अंदर साइनाइड के दानों के निशान, कोई उंगलियों के निशान नहीं। जासूसी कहानी में तो बेशक ये कागज़ खास तरह का होगा या खास ढंग से तय किया गया। मैं इन जासूसी
कहानी लेखकों को रोज़मर्रा के कामों पर एक कोर्स पढ़ाना चाहूँगा। वो जल्दी ही सीख जाएंगे कि बहुत सी बातों का तो पता भी नहीं लगाया जा सकता और कभी भी कहीं भी कोई किसी पर ध्यान नहीं देता। रेस मुस्कुराया। ज्यादा ही बढ़ाई चढ़ाई गई बात। क्या कल रात किसी ने कुछ देखा? असल में मैं आज वहीं से शुरू कर रहा हूँ। कल रात मैंने सबके छोटे छोटे बयान ले लिए थे और मिस मार्ले के साथ एल्वेस्टन स्क्वायर जाकर बार्टन के डेस्क और कागज़ों को देखा था। आज मैं सबके पूरे बयान लूँगा और रेस्तरां में दूसरे 2 मेज़ों पर बैठे लोगों के भी। उसने कुछ कागज़ों को उल्टा पलटा। हाँ, ये रहे। जेरल्ड टॉलिंगटन, ग्रेनेडियर गार्ड्स और माननीय पेट्रिशिया ब्राइस वुडवर्थ, जवान जोड़ा जिनकी सगाई हो चुकी है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उन्होंने एक दूसरे के अलावा और कुछ नहीं देखा होगा। और मिस्टर पेड्रो मोरालेस, मेक्सिको से एक दुष्ट, उसकी तो आंखों की सफ़ेदी भी पीली है। और मिस क्रिस्टीन शैनन, पैसे के पीछे भागती खूबसूरत गोरी। शर्त है कि उसने कुछ नहीं देखा। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी मूर्ख है। सिर्फ जहाँ पैसे की बात ना हो, 100 में से एक संयोग कि उनमें से किसी एक ने भी कुछ देखा हो, मगर फिर भी उनके नाम पते ले लिए ताकि अगर कुछ। हम उस वेटर जिसेपी से शुरू करेंगे। वो इस वक्त यहाँ है, मैं उसे अंदर बुलवाता हूँ। अध्याय 2। वेटर जिसेपी एक अधेड़ आदमी था, दुबला पतला, कुछ बंदर जैसे समझदार चेहरे वाला। वह घबराया हुआ था, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। उसकी अंग्रेज़ी का प्रवाह अच्छा था, क्योंकि उसने बताया कि वह 16 साल की उम्र से इस देश में था और एक अंग्रेज़ औरत से शादी की थी। कैंप उसके साथ हमदर्दी से पेश आया। अब सुनिए जिसेपी, तुम्हें इस मामले में किसी और चीज़ का ध्यान आया? मेरे लिए ये बहुत तकलीफ़देह है। उस मेज़ की देखभाल मैं ही करता हूँ, मैं ही शराब ढालता हूँ। लोग कहेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, कि मैं गिलासों में जहर डाल देता हूँ। ऐसा है नहीं, मगर लोग यही कहेंगे। पहले ही मिस्टर गोल्डस्टीन कहते हैं कि मैं 1 हफ्ता काम से छुट्टी ले लूँ तो बेहतर है, ताकि लोग मुझे वहाँ सवाल न पूछें और मेरी तरफ इशारा न करें। वो एक ईमानदार आदमी हैं और जानते हैं कि ये मेरा कसूर नहीं था और ये कि मैं वहाँ कई सालों से हूँ। इसलिए वो मुझे बर्खास्त नहीं करते, जैसा कि कई रेस्तरां मालिक कर देते। मिस्टर चार्ल्स भी बहुत मेहरबान रहा, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये बदकिस्मती है और मुझे इससे डर लगता है। मैं खुद से पूछता हूँ, क्या मेरा कोई दुश्मन है? क्या कोई है? कैंप ने बिना किसी भाव के पूछा। उदासी भरा बंदर चेहरा मुस्कान से खिंचसा गया। जुसेपी ने अपनी बाहें फैला दी। मेरा? दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं। बहुत से अच्छे दोस्त, लेकिन दुश्मन कोई नहीं। कैंप ने घुरघुराहट की सी आवाज़ की। अब पिछली रात के बारे में, मुझे शैंपेन के बारे में बताओ। सिल्यूके थी, 1928 की बहुत बढ़िया और महंगी शराब। मिस्टर बार्टन ऐसे ही हैं, उन्हें बढ़िया खाना और शराब पसंद है, सबसे बढ़िया। क्या उसने शराब पहले से ही ऑर्डर कर रखी थी? हाँ, उन्होंने चार्ल्स के साथ सब तय कर रखा था। मेज़ पर खाली जगह के बारे में क्या? उन्होंने उसका भी इंतज़ाम किया हुआ था। उन्होंने चार्ल्स से कह रखा था और मुझे भी। एक युवती ने देर शाम आकर वहां बैठना था। युवती ने? रेस और कैंप ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या तुम जानते हो वह कौन थी? जियोसेपी ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। उसे बाद में आना था, मैंने इतना ही सुना। शराब के बारे में बताते रहो। कितनी बोतलें? 2 बोतलें और तीसरी तैयार रहे अगर ज़रूरत पड़े तो। पहली बोतल काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गई, दूसरी मैंने कैबरे के थोड़ी पहले ही खोली। मैंने गिलास भर के बोतल आइस बॉक्स में रख दी। तुमने आखिरी बार मिस्टर बार्टन को अपने गिलास से पीते कब देखा? सोचता हूँ जब कैबरे ख़त्म हुआ तो सबने मैडम की सेहत के लिए जाम पिया। जहाँ तक मैं जानता था उसका जन्मदिन था। फिर वो उठकर नाचने लगे। उसके बाद जब वो वापस आए तो मिस्टर बार्टन ने पी और बस यूं वो मर गए। जब वो लोग नाच रहे थे तो क्या तुमने गिलास भरे थे? नहीं साहब, जब उन्होंने मैडम के लिए जाम पिया तो गिलास भरे हुए थे और उन्होंने ज़्यादा नहीं पी, कुछ घूंट ही। गिलासों में काफ़ी शराब बची थी। क्या कोई भी
मेज़ के पास आया था जब वो नाच रहे थे? कोई भी नहीं सर, मुझे पक्का पता है। क्या वो सब एक ही वक्त पर नाचने के लिए उठे थे? जी हाँ। और एक साथ ही लौटे? मिस्टर बार्टन सबसे पहले लौटे मैडम के साथ। वो औरों के मुकाबले मोटे थे, वो ज़्यादा देर तक नहीं नाचे, आप समझते हैं ना। उसके बाद वो गोरे सज्जन मिस्टर फैराडे और काली पोशाक वाली युवती लेडी एलेक्जेंड्रा और वो गहरे रंग के जनाब सबसे बाद में आए। तुम मिस्टर फैराडे और लेडी एलेक्जेंड्रा को जानते हो? हाँ, मैंने उन्हें अक्सर लक्समबर्ग में देखा है, वे बहुत खास हैं। अब बताओ जिसेपी कि अगर उन लोगों में से किसी ने मिस्टर बार्टन के ग्लास में कुछ डाला होता तो क्या तुम देख लेते? मैं कह नहीं सकता सर, मेरा काम है वहाँ के बाकी 2 मेज़ और मुख्य रेस्तरां में 2 और मेज़ों में खाना परोसना होता है। मैं मिस्टर बार्टन की मेज़ की देखभाल नहीं कर रहा था। कैबरे के बाद तकरीबन सब लोग उठकर डांस करने लगे, इसलिए मैं उस वक्त खाली खड़ा था। इसीलिए मैं इतने पक्के यकीन से कह सकता हूँ कि उस वक्त मेज़ तक कोई नहीं आया, मगर लोगों के बैठते ही मैं मसरूफ़ हो गया। उसने सवालिया नज़र से पुलिस अफसर को देखा। तो तुम्हारा यही ख्याल है ना? कुदरती है कि मैं कुछ नहीं जानता, मगर मैं सोचता हूँ महज 1 साल पहले उस खूबसूरत औरत मिसेस बार्टन ने अपने को मार डाला। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मिस्टर बार्टन इतने दुखी हों कि उन्होंने खुद को भी वैसे ही मार डालने का फैसला कर लिया? ये कविता सा लगता। बेशक ये रेस्तरां के लिए अच्छा नहीं, पर जो आदमी खुद को मारने वाला हो वो ये नहीं सोचेगा। उसने उत्सुकता से दोनों को बारी बारी देखा। केम्प ने न में सिर हिलाया। मुझे इसमें शक है कि ये सब इतना आसान है, उसने कहा। उसने कुछ और सवाल पूछे और फिर जुसेपे को बर्खास्त कर दिया। जुसेपे के जाने पर दरवाज़ा बंद होते ही रेस बोला, मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमसे यही सोचने की उम्मीद रखी जा रही है? शोक में डूबा पति पत्नी की मौत की बरसी पर अपने को मार डालता है? ऐसा नहीं कि बरसी थी, मगर काफ़ी नज़दीक थी। ऑल सोल्स डे था, रेस ने कहा। सही, मुमकिन है कि यही योजना हो, लेकिन जो कोई भी था उसे उन चिट्ठियों के संभाले जाने के बारे में पता नहीं हो सकता, और ये कि मिस्टर बार्टन ने तुमसे सलाह ली थी और उन्हें आइरिस मार्ले को भी दिखाया था। उसने अपनी घड़ी देखी। मुझे 12:30 पर किडरमिंस्टर हाउस पहुंचना है। उससे पहले हमारे पास उन बाकी दोनों मेज़ों पर बैठे लोगों से मिलने का वक्त है। जो भी हो, कुछ को तो। मेरे साथ चलो कर्नल, चलोगे ना? अध्याय 3। मिस्टर मोराल्स रिड्स में ठहरा हुआ था। सुबह सुबह की इस घड़ी में वह खास देखने लायक नहीं था। दाढ़ी नहीं बनी हुई, आंखों की सफ़ेदी सुर्ख लाल और शराब के नशे का हर अवसार अभी बाकी। मोराल्स अमेरिका का नागरिक था और वहीं की कोई बोली बोलता था। चाहे वह जो भी याद कर सके उसे याद करने का दावा कर रहा था, फिर भी पिछली शाम की उसकी यादें बेहद धुंधली थीं। मैं किसी के साथ गया, वह लड़की काफ़ी पकी हुई है। उसने कहा कि वह अच्छी जगह थी। हनी, मैंने कहा, तुम जहाँ कहोगी हम वहीं जाएंगे। वह बहुत बढ़िया जगह थी, इतना मैं मानूंगा। और कीमत लेनी उन्हें आती है क्या? मैं $30 से हल्का हो गया। बैंड अनुभवहीन था, बजा ही नहीं पा रहे थे। शाम की यादों से उसका ध्यान पलटाते हुए मोराल्स को गुफा के ठीक बीच में उस मेज़ को याद करने के लिए जोर लगाया गया। यहाँ वह ज़्यादा मदद नहीं कर पाया। बेशक वहाँ एक मेज़ था और कुछ लोग वहाँ बैठे थे, हालांकि मुझे याद नहीं वो कैसे दिखते थे। उनकी तरफ खास ध्यान नहीं दिया उस आदमी के मर जाने तक। पहले तो वह अपनी शराब को संभाल नहीं पा रहा था। हाँ, अब मुझे उनमें से एक युवती याद आ रही है, काले बाल और मैं कहूँगा कि दिखने में अच्छी थी। तुम्हारा मतलब हरी मखमली पोशाक वाली लड़की से है? नहीं, वो दुबली सी थी। ये लड़की काली पोशाक में थी, बदन में गोलाइयाँ थीं। मिस्टर मोराल्स की आवारा नज़र रूथ लेसिंग पर पड़ी थी। उसने सराहने के अंदाज में नाक सिकोड़ी।
मैं उसे नाचते हुए देख रहा था और वह क्या नाचती थी। मैंने एक दो बार उसे उम्दा का इशारा किया, मगर उसकी आंखें तो जैसे स्थिर थीं। तुम्हारे ब्रिटिश अंदाज में मुझे अनदेखा कर दिया। मिस्टर मोराल से और कुछ भी फायदेमंद नहीं निकाला जा सकता था, और उसने ये भी मान लिया कि कैबरे शुरू होने तक वह काफ़ी नशे की हालत में था। केम्प उसका शुक्रिया करके जाने को हुआ। मैं कल पानी के जहाज़ से न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, मोराल्स बोला। क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं रुक जाऊँ? उसने उत्सुकता से पूछा। शुक्रिया, मगर मुझे नहीं लगता कि तहकीकात के वक्त तुम्हारी गवाही की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, मुझे यहाँ बहुत लुत्फ आ रहा है, और अगर पुलिस का काम होगा तो कंपनी मुझे निकाल नहीं सकती। अगर पुलिस आपको रुकने को कहे तो आपको रुकना ही पड़ता है। हो सकता है कि अगर मैं ज़्यादा कोशिश करूं तो कुछ याद कर पाऊं। मगर केम्प इस हसरत भरे फंदे में नहीं फंसा, और वह और रेस ब्रुक स्ट्रीट चले गए, जहां एक गुस्सैल आदमी ने उनका स्वागत किया, माननीय पैट्रिशिया ब्राइस वुडवर्थ का पिता। जनरल वुडवर्थ ने काफ़ी खरी खरी टिप्पणी करते हुए उनका स्वागत किया। ये कहने का क्या फ़ायदा था कि उसकी बेटी इस तरह के मामले के बीच कहीं उलझी हुई थी। अगर एक लड़की अपने मंगेतर के साथ भी किसी रेस्तरां में खाने के लिए नहीं जा सकती तो इंग्लैंड का क्या हो रहा था? वह तो इन लोगों को जानती तक नहीं थी। हबर्ड, बार्टन, शहर में रहने वाला कोई। इससे पता चलता था कि आप कभी ज्यादा बेफिक्र नहीं हो पाते कि आप कैसी जगह जा रहे हैं। लग्जमबर्ग को तो हमेशा ठीक ठाक ही समझा जाता था, मगर साफ था कि दूसरी बार ऐसा हादसा हुआ था। जेरल्ड बेवकूफ था जो पैट को वहां ले गया। ये नौजवान समझते हैं कि वे सब जानते हैं, लेकिन जो भी हो, वह अपनी बेटी को इस तरह तंग होने, सताए जाने या सवाल पर सवाल पूछे जाने नहीं देगा। किसी वकील की राय के बिना तो नहीं। वह लिंकन्स इन में एंडरसन को फोन करके पूछेगा। यहाँ जनरल ठहरा और रेस को देखता हुआ बोला, आपको कहीं देखा है? अब कहाँ? रेस का जवाब तपाक से आया और एक मुस्कुराहट के साथ, बैडरपॉ, 1923। खुदा कसम, जनरल ने कहा। जॉनी रेस, तुम इस सारे तमाशे के बीच क्या कर रहे हो? रेस मुस्कुराया। जब तुम्हारी बेटी से पूछताछ करने की बात उठी तो मैं चीफ इंस्पेक्टर केम्प के साथ था। मैंने सुझाव दिया कि ज़्यादा अच्छा होगा अगर उसको स्कॉटलैंड बुलाने की जगह इंस्पेक्टर केम्प यहाँ चला आए, और मैंने सोचा कि मैं भी साथ चलता हूँ। ओह, तुम्हारी शालीनता रेस! बेशक हम उसको कम से कम परेशान करना चाहते थे, चीफ इंस्पेक्टर केम्प ने जोड़ा। इसी पल दरवाज़ा खुला और मिस पैट्रिशिया ब्राइस वुडवर्थ अंदर आईं और एक नौजवान की तरह स्थिति को शांति और अलगाव के साथ हाथ में ले लिया। हेलो, वह बोली। आप स्कॉटलैंड यार्ड से हैं, नहीं? कल रात के सिलसिले में मैं चाहती थी कि आप आएं। क्या पिताजी परेशान कर रहे हैं? मत कीजिए डैडी, आपको पता है ना डॉक्टर ने आपके ब्लड प्रेशर के बारे में क्या कहा है। आप हर एक बात को लेकर इस हालत में क्यों आना चाहते हैं, मैं समझ नहीं सकती। मैं इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट को या जो भी ये हैं अपने कमरे में ले जाती हूँ और वॉल्टर को आपके पास विस्की सोडा के साथ भेजती हूँ। गुस्से में जनरल का मन तो हुआ कि वह कई तरह से तीखे ढंग से अपने दिल की बात जाहिर कर दे, लेकिन सिर्फ इतना ही कह पाया, मेरा पुराना दोस्त मेजर रेस। इस परिचय के बाद पैट्रिशिया की रेस में दिलचस्पी खत्म हो गई और उसने इंस्पेक्टर केम्प को एक दिव्य मुस्कान फेंकी। पूरे युद्ध कौशल के साथ वह उन्हें कमरे से बाहर ले गई, अपने पिता को उसकी स्टडी में बंद करके। बेचारे डैडी, उसने कहा, वो तो फिक्र करेंगे ही, मगर सच में उन्हें संभालना बहुत आसान है। उसके बाद बातचीत बेहद दोस्ताना रही, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। ये तो पागल कर देने वाली बात है सच में, पैट्रिशिया ने कहा। शायद मेरी जिंदगी में एक ही मौका जब मैं उस जगह थी जहां कत्ल किया गया। ये कत्ल ही है ना? अखबार बहुत सावधान और अस्पष्ट रहे, लेकिन मैंने फ़ोन पर गैरी से कहा कि ये ज़रूर कत्ल होगा। सोचो, मेरे बिल्कुल करीब एक कत्ल हुआ और मैं देख भी नहीं रही थी। उसकी आवाज़ में पछतावा साफ था।
काफ़ी हद तक जाहिर था कि जैसी चीफ इंस्पेक्टर ने भविष्यवाणी की थी, दोनों जवान लोगों जिनकी एक हफ्ता पहले ही मंगनी हुई थी की आंखें सिर्फ एक दूसरे के लिए ही थीं। दुनिया में सबसे अच्छा इरादा रखते हुए भी पैट्रिशिया ब्राइस वुडवर्थ कुछ ही हस्तियों को याद कर सकीं। सैंड्रा फैराडे बहुत स्मार्ट लग रही थी, मगर वह तो हमेशा ही लगती है। उसने शियापरेली की पोशाक पहनी थी। तुम उसे जानती हो? रेस ने पूछा। पैट्रिशिया ने इनकार में सिर हिलाया। सिर्फ चेहरे से। मेरे ख्याल में स्टीफन फैराडे काफ़ी उबाऊ लगता है, तड़क भड़क वाला, ज्यादातर नेताओं की तरह। क्या तुम किसी और को भी चेहरे से पहचानती थीं? उसने न में सिर हिलाया। नहीं, मैंने उनमें से किसी को भी पहले कभी नहीं देखा था। कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सच तो ये है कि मेरे ख्याल में मैं सैंड्रा फैराडे पर ध्यान भी नहीं देती अगर उसकी पोशाक शियापरेली की नहीं होती तो। और तुम पाओगे, इंस्पेक्टर केम्प ने घर से बाहर आते हुए संजीदगी से कहा, कि मास्टर टोलिंगटन भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। स्किपर भी नहीं होगा। स्किपर क्या, सुनने में सार्डिन मछली जैसा लगता है, उसका ध्यान खींचने के लिए। मुझे नहीं लगता, रेस सहमत हुआ, कि स्टीफन फैराडे के सूट की कटाई से उसके दिल में कोई दर्द हुआ होगा। ओह खैर, इंस्पेक्टर बोला, क्रिस्टीन शैनन को जांचते हैं, उसके बाद बाहरी संयोग खत्म हो जाएंगे। मिस शैनन गोरी रंगत और सुनहरे बालों वाली हसीना थी, जैसा इंस्पेक्टर केम्प ने कहा था। हल्के रंग के बाल छोटी बच्ची जैसे भावहीन मुलायम चेहरे से पीछे की तरफ खींचकर ध्यान से बनाए गए थे। हो सकता है मिस शैनन मूर्ख हो, जैसा इंस्पेक्टर केम्प ने कहा था, लेकिन देखने में बहुत अच्छी थी और बड़ी बड़ी हल्की नीली आंखें बताती थीं कि उसकी मूर्खता सिर्फ दिमागी स्तर पर थी, और जहाँ तक आम सूझबूझ और रुपये पैसे की जानकारी की बात थी, क्रिस्टीन शैनन एकदम सही होती थी। उसने दोनों आदमियों का बेहद अच्छी तरह स्वागत किया, उनको कुछ पीने के लिए मजबूर करते हुए, और जब उसके लिए न कह दी गई तो सिगरेट पेश किए। उसका फ्लैट छोटा और सस्ता पर नए फैशन का था। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा चीफ इंस्पेक्टर, जो भी पूछना चाहते हैं पूछिए। केम्प ने आमतौर पर पूछे जाने वाले कुछ सवालों से शुरुआत की, बीच वाली मेज पर बैठे लोगों की चाल ढाल और व्यवहार के बारे में। क्रिस्टीन ने एकदम जाहिर कर दिया कि वो कितने ध्यान और होशियारी से सब देखती थी। पार्टी बहुत अच्छी तरह नहीं चल रही थी, यह आसानी से देखा जा सकता था। जितनी औपचारिक हो सके उतनी। मुझे उस बेचारे के लिए बुरा लगा जो वह पार्टी दे रहा था। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि सब ठीक से चले, तार पर चलती बिल्ली की तरह घबराया हुआ सा, मगर वह जो भी कर रहा था उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसकी दाईं तरफ बैठी लंबी औरत अकड़ी बैठी थी, जैसे उसने कुरेदनी निगल ली हो, और उसके बाईं तरफ वाली बच्ची पागल थी। साफ देखा जा सकता था क्योंकि वह सामने वाले दिलफरेब नौजवान के साथ नहीं बैठी थी। जहाँ तक उसके पास बैठे लंबे गोरे आदमी का सवाल था, लग रहा था जैसे उसका पेट खराब था। अपना खाना ऐसे खा रहा था जैसे उसका दम घुट जाएगा। उसकी बगल में बैठी औरत उससे बात करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर लगता था जैसे वह खुद भी घबराई हुई थी। तुमने बहुत कुछ देख लिया मिस शैनन, कर्नल रेस बोला। मैं आपको एक राज बताती हूँ। मुझे खुद भी बहुत मज़ा नहीं आ रहा था। मैं लगातार 3 रातों से अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई थी और उससे उकता रही थी। वह लंदन देखना चाहता था, खासकर जिन जगहों को वह उम्दा कहता है, और उसके लिए मैं इतना तो कहूँगी कि वह कंजूस नहीं। हर बार शैम्पेन। हम कॉम्प्रिड्योर गए, फिर माइल फ्लोस और आखिर में लग्जमबर्ग, और मैं कहूँगी कि वह मज़े ले रहा था। एक तरह से यह दयनीय था, पर उसकी बातचीत को आप दिलचस्प नहीं कहेंगे। मेक्सिको में किए गए कारोबारी लेन देन का लंबा इतिहास, जिनमें से ज़्यादातर के बारे में मैंने 3 बार सुना, और उसके बाद जितनी लड़कियों को वह जानता था और वह उसके लिए कितनी पागल थीं उनके बारे में। कुछ देर सुनने के बाद एक लड़की थक भी जाती है
और ये तो आप मानेंगे कि पेड्रो देखने में खास अच्छा नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ खाने पर ही ध्यान देकर अपनी आंखों को इधर उधर घूमने दिया। हमारे नज़रिए से तो ये बहुत बढ़िया है मिस शैनन, चीफ इंस्पेक्टर बोला, और मैं सिर्फ ये उम्मीद कर सकता हूँ कि तुमने कोई ऐसी चीज़ देखी हो जो हमारा मसला सुलझाने में मदद कर सके। क्रिस्टीन ने अपना सुनहरा सिर न में हिलाया। मुझे पता नहीं कि उसे किसने मार डाला, बिल्कुल पता नहीं। उसने शैम्पेन का एक घूंट पिया, नीला पड़ गया और जैसे लुढ़क सा गया। क्या तुम्हें याद है कि उसने उससे पहले कब आखिरी बार अपने गिलास से घूंट भरा था? लड़की सोचने लगी। ओह हाँ, कैबरे के एकदम बाद रोशनियां जल उठीं और उसने अपना गिलास उठाया, कुछ कहा और बाकी लोगों ने भी वैसा ही किया। मुझे लगा जैसे किसी के नाम जाम था। चीफ इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। और फिर संगीत शुरू हुआ और वो सब उठ खड़े हुए और डांस करने चले गए, हंसते हुए, कुर्सियां पीछे सरकाते हुए। वो सब एक साथ ही चले गए, मेज को खाली छोड़कर। हाँ, और किसी ने मिस्टर बार्टन के ग्लास को नहीं छुआ? बिल्कुल किसी ने नहीं, उसका जवाब तपाक से आया। मुझे पक्का यकीन है। और जब तक वो वापस नहीं आए कोई भी मेज के पास नहीं आया? कोई नहीं, वेटर को छोड़कर। वेटर? कौन सा वेटर? नए वालों में से एक, एप्रन पहने हुए, तकरीबन 16 बरस का। असली वेटर नहीं, खुश रखने वाला, बंदर जैसा, मेरे ख्याल में इतालवी। और उसने क्या किया? उस कम उम्र वेटर ने? उसने ग्लास भरे? क्रिस्टीन ने इनकार में सिर हिलाया। ओ नहीं, उसने मेज पर किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। उसने सिर्फ एक बैग उठाया जो उठते समय लड़कियों में से किसी एक ने गिरा दिया था। बैग किसका था? क्रिस्टीन को सोचने में पल दो पल लगे। फिर उसने कहा, ठीक है, वह उस बच्ची का बैग था, हरा और सुनहरा। बाकी दोनों औरतों के बैग काले थे। वेटर ने बैग के साथ क्या किया? क्रिस्टीन हैरान हुई। उसने उसे मेज पर रख दिया, बस इतना ही। तुम्हें पक्का यकीन है कि उसने मेज पर पड़े गिलासों में से किसी को नहीं छुआ? ओह नहीं, उसने जल्दी से बैग को रखा और भाग गया, क्योंकि एक बड़ा वेटर उस पर फुफकार रहा था, कहीं जाने के लिए या कुछ और करने के लिए, और जैसे हर चीज उसका ही कसूर होने वाली थी। बस इसी एक बार कोई मेज के पास गया था। सही है। हो सकता है बिना तुम्हारे देखे कोई मेज तक गया हो। क्रिस्टीन ने पूरे विश्वास से न में सिर हिलाया। नहीं, मुझे पक्का यकीन है कोई नहीं गया। देखिए, पेड्रो फोन सुनने के लिए गया था और वह तब तक वापस नहीं आया था, इसलिए मेरे पास करने को कुछ नहीं था सिवाय आसपास देखने और उबने के। मैं चीज़ों को अच्छी तरह देखती हूँ, और जहाँ मैं बैठी थी वहाँ हमारे साथ वाली उस खाली मेज़ के अलावा देखने को और कुछ नहीं था। रेस ने पूछा। मेज़ पर सबसे पहले कौन लौटा? हरी पोशाक वाली लड़की और ओल्ड बॉय खुद। वे बैठ गए और फिर वो गोरा आदमी और काली पोशाक वाली औरत वापस आए, और उसके बाद वह घमंडी औरत और दिलकश सांवला नौजवान। क्या नाचता था! जब वे सब लौट आए और वेटर स्पिरिट लैम्प पर खाना गर्म कर रहा था तो ओल्ड बॉय आगे को झुका और भाषण सा देने लगा। फिर सबने दोबारा अपने गिलास उठाए, और तब ये हुआ। क्रिस्टीन ने रुककर चहकते हुए जोड़ा। भयानक नहीं? बेशक मैंने सोचा कि स्ट्रोक था। मेरी आंटी को स्ट्रोक हुआ था और वह वैसे ही चल बसी थी। तभी पेड्रो वापस आ गया और मैंने कहा, देखो पेड्रो, उस आदमी को स्ट्रोक हो गया है। पेड्रो ने महज इतना ही कहा, सिर्फ होश खो रहा है। होश खो रहा है, बस। वह खुद यही कर रहा था। मुझे उस पर नज़र रखनी पड़ी। लग्जमबर्ग में बेहोश होना पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए मुझे डैगोस पसंद नहीं। जब लोग बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो ज़रा भी शालीन नहीं रहते। कोई लड़की जान भी नहीं सकती वह किस मुसीबत में पड़ जाएगी। वह एक पल सोचती रही और फिर अपनी दाईं कलाई पर एक चमकते कंगन को देखकर जोड़ा, फिर भी मैं कहूँगी कि वे काफ़ी मेहरबान होते हैं। नरमी से उसका ध्यान एक लड़की की जिंदगी के इम्तिहानों और दुखों से खींचकर कैंप उसे वापस उसकी कहानी पर ले आया। बाहर से मदद मिलने का हमारा आखिरी मौका गया, वह बोला।
जब वह और रेस मिस शैनन के फ्लैट से बाहर आए। अगर सही बैठता तो ये अच्छा मौका होता। वो लड़की बिल्कुल सही तरह की गवाह है, चीज़ें देखती है और उन्हें सही सही याद रखती है। अगर देखने लायक कुछ होता तो वह देख लेती। मतलब है कि वहाँ देखने लायक कुछ नहीं था। यकीन नहीं होता, एक जादुई चाल है। जॉर्ज बार्टन शैंपेन पीता है और जाकर डांस करता है, वापस आता है, उसी ग्लास से पीता है जिसे किसी ने नहीं छुआ और उसके अंदर साइनाइड भर जाता है। ये तो पागलपन है। मैं कहता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता था, लेकिन बस हो गया है। वह पल भर के लिए ठहरा। वो वेटर, वो छोटा लड़का, ज्यूसेपी ने कभी उसका जिक्र नहीं किया। मुझे उसकी जांच पड़ताल करनी होगी। आखिर वही एक शख्स है जो मेज के पास गया जब वे सब नाच रहे थे। हो सकता है इसमें कुछ हो। रेस ने न में सिर हिलाया। अगर उसने बार्टन के गिलास में कुछ मिलाया होता तो वो लड़की उसे देख लेती। वह पैदाइशी बारीकियां देखने वाली है। दिमाग के अंदर सोचने के लिए तो कुछ है नहीं, इसलिए वह अपनी आंखें ही इस्तेमाल करती है। नहीं कैंप, इसकी कोई बहुत आसान सफाई होगी, सिर्फ हमें मिल जाती तो। हाँ है, जॉर्ज ने खुद ही जहर मिला दिया। मैं सोचने लगा हूँ कि यही हुआ होगा। यही एक बात है जो हो सकती थी। लेकिन अगर ऐसा था तो कैंप, उसे मालूम नहीं था कि वह साइनाइड था। तुम्हारा मतलब है कि किसी ने उसे दिया, उससे कहा कि वो बदहजमी या ब्लड प्रेशर के लिए था या ऐसा ही कुछ? हो सकता है। तो ये कोई और कौन है? दोनों फैराडे में से कोई नहीं। वो तो मुमकिन नहीं लगता। मैं कहूँगा कि एंथनी ब्राउन का होना भी उतना ही नामुमकिन है। अब हमारे पास 2 लोग बचते हैं, एक प्यार करने वाली साली और एक समर्पित सेक्रेटरी। कैंप ने उसकी ओर देखा। हाँ, वह उसे ऐसा कुछ दे सकती थी। मुझे तो अभी किडरमिंस्टर हाउस जाना है। और तुम मिस मार्ले से मिलने जा रहे हो? मैं सोचता हूँ कि मैं दूसरी को मिलने जाता हूँ, दफ्तर में, एक पुराने दोस्त की हमदर्दी। हो सकता है मैं उसे लंच पर बाहर ले जाऊं। तो तुम्हारा ये ख्याल है? अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा। अभी तो मैं खोज पर जा रहा हूँ। फिर भी तुम्हें मिस मार्ले से मिलना चाहिए। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, लेकिन मैं पहले घर जाना चाहूँगा जब वो वहाँ नहीं होगी। जानते हो क्यों कैंप? कह नहीं सकता। क्योंकि वहाँ कोई है जो चहकता है, छोटे से पंछी की तरह चहकता है। एक छोटे से पंछी ने मुझे बताया। ये मेरी जवानी के दिनों की एक कहावत है। ये काफ़ी सच है कैंप। ये चहकने वाले हमें बहुत कुछ बता सकते हैं अगर हम उन्हें बस चहकने दें। अध्याय 4। दोनों आदमी अलग हो गए। रेस ने एक टैक्सी को रोका और शहर में जॉर्ज बार्टन के दफ्तर तक गया। चीफ इंस्पेक्टर कैंप, जिसे अपने खर्चे का ध्यान था, एक बस में किडरमिंस्टर हाउस से कुछ ही दूरी तक गया। सीढ़ियां चढ़कर घंटी बजाते समय इंस्पेक्टर का चेहरा गंभीर था। वह जानता था कि वह मुश्किल राह पर था। किडरमिंस्टर गुट का राजनीति में बहुत रसूख था और उसकी शाखाएं देश भर में एक जाल की तरह फैली हुई थीं। चीफ इंस्पेक्टर कैंप को ब्रिटिश इंसाफ पर पूरा भरोसा था। अगर स्टीफन या सैंड्रा फैराडे का रोजमेरी बार्टन या जॉर्ज बार्टन की मृत्यु के साथ कोई सरोकार था तो कोई भी रसूख उन्हें नतीजे से बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर वे बेगुनाह थे या उन्हें सज़ा देने के लिए सबूत ठोस नहीं थे तो केस के लिए जिम्मेदार अफसर को पूरी सावधानी बरतनी होगी कि वह कैसे आगे बढ़ रहा था, नहीं तो उसे अपने बड़े अफसरों से सज़ा भी मिल सकती थी। इन हालात में आसानी से समझा जा सकता था कि चीफ इंस्पेक्टर को जो भी सामने आने वाला था उसमें बहुत मज़ा नहीं आ रहा था। उसे यह काफ़ी मुमकिन लग रहा था, जैसा वह खुद ही कहता था, कि किडरमिंस्टर परिवार बुरी तरह काट पीट देगा। जो भी था, कैंप को जल्दी ही पता लग गया कि वह ऐसा सोचने में काफ़ी सीधा रहा था।
लॉर्ड किडरमिंस्टर बेहद अनुभवी राजनयिक था ऐसी कोई भी बदतमीजी करने के लिए। अपना काम बताने पर असूलों पर चलने वाला एक बटलर उसे घर के पिछवाड़े एक कम रोशनी वाले कमरे में ले गया, जहां किताबों की पंक्तियां लगी थीं, जहां उसे लॉर्ड किडरमिंस्टर मिला, अपनी बेटी और दामाद के साथ उसका इंतजार करता हुआ। आगे बढ़कर लॉर्ड किडरमिंस्टर ने हाथ मिलाया और शालीनता से कहा, तुम बिल्कुल समय पर आए हो चीफ इंस्पेक्टर। मैं इस बात को सराहता हूँ कि तुम खुद यहाँ चले आए, बजाय इसके कि मेरी बेटी और दामाद को स्कॉटलैंड यार्ड बुलाते, जो वो खुशी से करते अगर ऐसा ज़रूरी होता। ये कहने की ज़रूरत नहीं, मगर वह तुम्हारी नरम दिली को मानते हैं। सैंड्रा ने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ वाकई इंस्पेक्टर। उसने मुलायम कपड़े की गहरी लाल पोशाक पहन रखी थी और जैसे वह बैठी थी, पीछे से लंबी कम चौड़ी खिड़की से आ रही रोशनी में वह कैंप को रंगीन कांच की एक मूर्ति की याद दिला रही थी, जो उसने विदेश में एक गिरजाघर में देखी थी। अंडे के आकार का लंबा चेहरा और नुकीले कंधे इस कल्पना में मदद कर रहे थे। कोई सेंट उसे बताया गया था, लेकिन लेडी अलेक्जेंड्रा कोई सेंट नहीं थी, कहीं से भी नहीं। फिर भी उसके मुताबिक कुछ पुराने सेंट अजीब से भी होते थे। आम रहमदिल क्रिश्चियन नहीं, मगर बर्दाश्त न करने वाले, धर्मांध और अपने तथा दूसरों की तरफ बेरहम भी। स्टीफन फैराडे अपनी बीवी की बगल में खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। देखने में वह चुस्त दुरुस्त था, लोगों का चुना हुआ विधायक। असली आदमी अच्छी तरह दब गया हुआ था, मगर असली आदमी था तो ये चीफ इंस्पेक्टर जानता था। लॉर्ड किडरमिंस्टर बोल रहा था, बातचीत को एक रुख देने की काबिलियत के साथ। चीफ इंस्पेक्टर, मैं तुमसे छुपाऊंगा नहीं कि हम सबके लिए ये सारा मामला बेहद तकलीफदेह और नागवार है। ये दूसरी बार है कि मेरी बेटी और दामाद को एक आम जगह पर अचानक हुई एक मौत के साथ जोड़ा गया है, वही रेस्तरां और एक ही परिवार के दो लोग। इस तरह की बदनामी आम लोगों की नज़र में रहने वाले आदमी के लिए हमेशा नुकसानदेह होती है। हम सब ये समझते हैं और मेरी बेटी और दामाद दोनों जितनी मदद आपको दे सकते हैं देने को आतुर हैं, इस उम्मीद में कि जितनी जल्दी हो सके ये मामला निपटाया जाए और इसमें लोगों की दिलचस्पी खत्म हो जाए। शुक्रिया लॉर्ड किडरमिंस्टर, मैं आपके रवैये की कद्र करता हूँ। इससे हमारे लिए यकीनन आसानी हो गई है। सैंड्रा फैराडे बोली, आप जो भी सवाल पूछना चाहिए पूछिए चीफ इंस्पेक्टर। धन्यवाद लेडी अलेक्जेंड्रा। सिर्फ एक बात चीफ इंस्पेक्टर, लॉर्ड किडरमिंस्टर ने कहा, जानकारी के आपके अपने ज़रिए हैं और मुझे मेरे दोस्त कमिश्नर से पता चला है कि इस आदमी बार्टन की मौत को खुदकुशी नहीं कत्ल माना जा रहा है, जबकि देखने में और आम लोगों के लिए खुदकुशी ज़्यादा मुमकिन वजह लगेगी। तुम्हें लगा था ये खुदकुशी है ना सैंड्रा माय डियर? भारी भरकम किडरमिंस्टर ने सिर को थोड़ा सा झुकाया। सैंड्रा सोचती हुई बोली, कल रात मुझे ये जाहिर सा लगा था। हम उसी रेस्तरां में थे, बल्कि उसी मेज़ पर जहां पिछले साल बेचारी रोज़मेरी ने जहर खा लिया था। हम गर्मियों में गांव में मिस्टर बार्टन से थोड़ा बहुत मिले थे और वह काफ़ी अजीब सा लगता था, अपने आप जैसा बिल्कुल नहीं। और हम सबने सोचा कि उसकी पत्नी की मौत उसके मन को जकड़े थी। आप जानते हैं वह उसे बहुत चाहता था और मुझे नहीं लगता वह कभी उसकी मौत से उबर पाया। इसलिए खुदकुशी का ख्याल अगर कुदरती नहीं तो कम से कम मुमकिन लगा। मैं समझ ही नहीं सकती कोई क्यों जॉर्ज बार्टन का कत्ल करना चाहेगा। स्टीफन फैराडे जल्दी से बोला, मैं भी नहीं। बार्टन एक बढ़िया आदमी था। मुझे यकीन है दुनिया में उसका कोई दुश्मन नहीं होगा। चीफ इंस्पेक्टर ने अपनी तरफ देखते 3 सवालिया चेहरों को देखा और बोलने से पहले पल भर के लिए सोचा। इन्हें बता देना बेहतर होगा, उसने खुद से कहा। जो आप कह रही हैं मेरे ख्याल में वह काफ़ी सही है लेडी अलेक्जेंड्रा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आप अभी नहीं जानती। लॉर्ड किडरमिंस्टर ने जल्दी से टोका।
हमें चीफ इंस्पेक्टर पर किसी तरह का जोर नहीं डालना चाहिए। यह उसकी अपनी समझ है कि वह कौन सी बातों को सरेआम करना चाहे। शुक्रिया माय लॉर्ड, लेकिन कोई कारण नहीं कि मैं मामले को थोड़ा और साफ साफ न बताऊं। बात को छोटा करता हूं। जॉर्ज बार्टन ने मरने से पहले 2 लोगों को अपना ये यकीन बताया कि उसकी पत्नी ने खुदकुशी नहीं की थी जैसा सब समझते थे, बल्कि उसे किसी और ने जहर दिया था। वह ये भी समझता था कि वह उस दूसरे आदमी को खोजने की राह पर था और कल रात की पार्टी, जो ऊपरी तौर पर मिस मार्ले के जन्मदिन पर थी, हकीकत में किसी प्लान का हिस्सा थी जो उसने अपनी पत्नी के खूनी को पहचानने के लिए बनाई थी। एक पल के लिए खामोशी रही और खामोशी में चीफ इंस्पेक्टर केम्प ने, जो बाहर से भावशून्य दिखने के बावजूद भी एक संवेदनशील आदमी था, कमरे में निराशा महसूस की। वह किसी चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी, पर वह कसम खा सकता था कि वह थी। लॉर्ड किडरमिंस्टर ने सबसे पहले अपने को संभाला। लेकिन यकीनन ऐसा समझना इस तरफ इशारा भी तो कर सकता है कि बार्टन बेचारा अपने आप में नहीं था। हो सकता है पत्नी की मौत के बारे में सोचते रहने ने उसे पागल कर दिया हो। काफ़ी सही लॉर्ड किडरमिंस्टर, मगर ये इतना तो बताता है कि उसकी मनोदशा खुदकुशी करने वाली नहीं थी। हाँ, मैं आपकी बात समझता हूँ। एक बार फिर खामोशी छा गई। फिर स्टीफन फैराडे तल्खी से बोला, मगर बार्टन के दिमाग में ये ख्याल आया कैसे? आखिर मिसेस बार्टन ने खुदकुशी की थी। चीफ इंस्पेक्टर केम्प ने एक गंभीर नज़र उस पर डाली। बार्टन ऐसा नहीं सोचता था, लॉर्ड किडरमिंस्टर ने बीच में ही कहा। लेकिन पुलिस को तो तसल्ली थी, उस वक्त तो खुदकुशी के अलावा और किसी तरफ इशारा नहीं था। चीफ इंस्पेक्टर केम्प धीरे से बोला, तथ्य खुदकुशी से मेल खाते थे। कोई ऐसा सबूत नहीं था कि उसकी मौत किसी और वजह से हुई। वह जानता था कि लॉर्ड किडरमिंस्टर की काबिलियत वाला आदमी इस बात का सही मतलब समझ जाएगा। कुछ और अफसरी तरीके से केम्प ने कहा, अगर इजाज़त हो तो अब मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहूँगा लेडी अलेक्जेंड्रा। ज़रूर। उसने अपना सिर हल्का सा इंस्पेक्टर की ओर घुमाया। क्या आपको मिस्टर बार्टन की मौत के वक्त कोई शक नहीं हुआ कि यह कत्ल हो सकता है, खुदकुशी नहीं? बिल्कुल नहीं। मुझे पूरा यकीन था कि वह खुदकुशी थी। फिर जोड़ा, अब भी है। केम्प ने इस बात को निकलने दिया। वह बोला, पिछले 1 साल में क्या आपको कोई बेनाम चिट्ठियाँ मिली लेडी अलेक्जेंड्रा? नीरी हैरानी से उसका शांत भाव बिखर गया। बेनाम चिट्ठियाँ? ओह नहीं। क्या आपको पूरा यकीन है? ऐसे खत बहुत अप्रिय होते हैं और ज़्यादातर लोग उनको अनदेखा कर देना चाहते हैं, मगर इस मामले में वो काफ़ी अहम हो सकते हैं। इसीलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि अगर वह आपको मिले हैं तो मुझे उनके बारे में पता होना चाहिए। समझती हूँ, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला सकती हूँ कि मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। ठीक है, आपने कहा कि इन गर्मियों में मिस्टर बार्टन का हाव भाव कुछ अजीब सा रहा। किस तरह? उसने एक पल सोचा। ओह, वह घबराया हुआ था, नर्वस। उससे कुछ कहा जाता था तो लगता था जैसे वह उस पर ध्यान नहीं दे पाता। उसने सिर पति की ओर मोड़ा। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता था स्टीफन? हाँ, मैं कहूँगा कि यह काफ़ी अच्छा वर्णन है। वह बीमार भी लगता था, उसका वज़न कम हो गया था। क्या आपने आपके या आपके पति की तरफ उसके रवैये में कोई फ़र्क देखा, जैसे कम मिलनसार? नहीं, इसके ठीक उल्टा। जानते हैं, उसने हमारे घर के बहुत पास एक घर भी ले लिया था और हम जो भी उसके लिए कर पाते थे उसके लिए वह बहुत शुक्रगुजार लगता था। मेरा मतलब है उसे स्थानीय लोगों से मिलाना वगैरह। शक नहीं कि हम इस तरह से जो भी कर सकते थे खुशी से करते थे, उसके और आइरिस मार्ले के लिए, जो एक प्यारी लड़की है। क्या स्वर्गीय मिसेस बार्टन आपकी अच्छी दोस्त थी लेडी अलेक्जेंड्रा? नहीं, हम बहुत करीबी नहीं थे। वह हल्के से हंसी। वह ज़्यादातर स्टीफन की दोस्त थी। उसे राजनीति में दिलचस्पी हो गई थी और स्टीफन उसकी मदद करता था राजनीति सिखाने में, जिसमें मेरे ख्याल में उसे मज़ा आता था।
वह बहुत आकर्षक और सुंदर औरत थी, आप जानते हैं। और आप बहुत चालाक, चीफ इंस्पेक्टर ने मन में सराहते हुए सोचा। पता नहीं आप उन दोनों के बारे में कितना जानती थीं। शायद काफ़ी, मुझे हैरानी नहीं होगी। वह कहता रहा, मिस्टर बार्टन ने आपको कभी अपना ये ख्याल नहीं बताया कि उसकी पत्नी ने खुदकुशी नहीं की थी? नहीं, सच में, इसीलिए मैं इस वक्त इतनी हैरान हुई थी। और मिस मार्ले, क्या उसने भी कभी अपनी बहन की मौत की बात नहीं की? नहीं। कोई अंदाज़ा कि जॉर्ज बार्टन ने गांव में घर क्यों खरीदा? क्या आपने या आपके पति ने उसे यह सलाह दी थी? नहीं, यह काफ़ी हैरानी वाली बात थी। और आपकी तरफ उसका रवैया हमेशा दोस्ताना रहा था? सच में बहुत दोस्ताना। आप एंथनी ब्राउन के बारे में क्या जानती हैं लेडी अलेक्जेंड्रा? मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती। मैं उसे कभी कभार ही मिली हूँ, बस इतना ही। और आप मिस्टर फैराडे? मुझे लगता है एंथनी ब्राउन के बारे में मैं अपनी पत्नी से भी कम जानता हूँ। वह कम से कम उसके साथ डांस कर चुकी है। वह आसानी से पसंद आ जाने वाला आदमी लगता है, अमरीकी मेरे ख्याल में। क्या आपने उस वक्त जो देखा उसकी बुनियाद पर कह सकते हैं कि उसका मिसेस बार्टन से बहुत करीबी रिश्ता था? इस मुद्दे पर मुझे कोई जानकारी नहीं, चीफ इंस्पेक्टर। मैं सिर्फ आपके ख्याल के बारे में पूछ रहा हूँ, मिस्टर फैराडे। स्टीफन के माथे पर बल पड़ गए। वो दोस्त थे, मैं इतना ही कह सकता हूँ। और आप लेडी अलेक्जेंड्रा? सिर्फ मेरी राय ही, चीफ इंस्पेक्टर, सिर्फ आपकी राय ही। तो फिर जो भी इसका फ़ायदा हो, मेरी तो यही राय बनी थी कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे और उनकी दोस्ती काफ़ी करीबी थी। जिस ढंग से वे एक दूसरे को देखते थे, उतने से ही आप समझते हैं ना। मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं। इन मामलों में अक्सर औरतों की परख बहुत अच्छी होती है, केम्प बोला। जिस बेवकूफ़ाना मुस्कान के साथ उसने ये कहा, उससे कर्नल रेस को मज़ा आता अगर वो वहाँ होता तो। और मिस लेसिंग के बारे में लेडी अलेक्जेंड्रा? मेरे ख्याल में मिस लेसिंग मिस्टर बार्टन की सेक्रेटरी थी। जिस शाम मिसेस बार्टन की मौत हुई, मैं उसे उसी शाम पहली बार मिली थी। उसके बाद मैं उसे एक बार मिली जब वह गांव में रह रही थी, और फिर कल रात। अगर मैं आपसे एक और सादा सा सवाल पूछूं तो क्या आपको लगा कि वह जॉर्ज बार्टन से प्यार करती थी? मुझे सच में बिल्कुल पता नहीं। तो फिर हम कल रात की घटना पर आते हैं। उसने स्टीफन और उसकी पत्नी से पूरी बारीकी से उस दुखद शाम के बारे में पूछताछ की। इससे उसे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी और उसी सब की पुष्टि हुई जितना उसे पहले ही मालूम था। अहम बातों को लेकर सारे कथन एक से थे। बार्टन ने आयरिस के नाम एक जाम पेश किया, उसको पिया और फिर एकदम नाचने के लिए उठ गया। वे सब मेज से एक साथ ही उठे थे और जॉर्ज और आयरिस सबसे पहले वापस आए थे। उनमें से कोई उस खाली कुर्सी की वजह नहीं बता पाया, सिवाय इसके कि जॉर्ज बार्टन ने साफ साफ कहा था कि उसे एक दोस्त का इंतज़ार था, कोई कर्नल रेस जो देर शाम आकर वहाँ बैठेगा। एक ऐसा बयान जो इंस्पेक्टर जानता था कि सच हो ही नहीं सकता था। सैंड्रा फैराडे ने कहा और उसके पति ने भी माना कि जब कैबरे के बाद रोशनियां जलीं तो जॉर्ज खाली कुर्सी को अजीब ढंग से देख रहा था और कुछ पल के लिए इतना खोया हुआ लगा कि जो भी उससे कहा जा रहा था वह जैसे सुन ही नहीं पा रहा था। फिर उसने अपने को संभाला था और आयरिस की सलामती के लिए जाम पिया था। सिर्फ एक चीज़ जिसे इंस्पेक्टर अपनी जानकारी में इजाफा मान सकता था, वह था सैंड्रा का बयान फेयरहेवन में जॉर्ज के साथ उसकी बातचीत के बारे में और जॉर्ज की दलील कि सैंड्रा और उसका पति आयरिस की खातिर इस पार्टी में उसका साथ दें। ये काफ़ी हद तक यकीन करने लायक दलील थी, चीफ इंस्पेक्टर ने सोचा। हालांकि ये सच नहीं थी। अपनी नोटबुक बंद करके, जिसमें उसने 2-1 चीज़ें लिखी भी थीं, वह उठ खड़ा हुआ। मैं आपके मिस्टर फैराडे और लेडी अलेक्जेंड्रा के प्रति शुक्रगुजार हूँ माय लॉर्ड, आपकी मदद और मेरा साथ देने के लिए। क्या तहकीकात के वक्त मेरी बेटी का वहाँ होना ज़रूरी होगा? कार्यवाही बिल्कुल औपचारिक होगी, पहचान करने के लिए और डॉक्टरी सबूत इकट्ठे किए जाएंगे
और फिर तहकीकात 1 हफ्ते के लिए रोक दी जाएगी। तब तक, चीफ इंस्पेक्टर ने कहा, स्वर थोड़ा बदलता हुआ। मुझे उम्मीद है कि हम आगे बढ़ चुके होंगे। वह स्टीफन फैराडे से मुखातिब हुआ। बहरहाल मिस्टर फैराडे, 1-2 छोटे छोटे नुक्ते हैं जिनमें मैं समझता हूँ आप मेरी मदद कर सकते हैं। लेडी अलेक्जेंड्रा को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मुझे स्कॉटलैंड यार्ड में फ़ोन करें तो हम वक्त तय कर लेंगे, जो भी आपके लिए ठीक हो। मैं जानता हूँ आप एक मसरूफ़ आदमी हैं। ये बात अच्छी तरह बेतकल्लुफ़ी से कही गई थी, मगर 3 जोड़ी कानों में सोच समझकर कही गई बात की तरह पड़ी, अलग अलग मतलब के साथ। दोस्ताना भाव के साथ स्टीफन इतना कह पाया, ज़रूर चीफ इंस्पेक्टर। फिर अपनी घड़ी को देखता हुआ वह धीमे से बोला, मुझे संसद पहुंचना चाहिए। जब स्टीफन जल्दी में चला गया और उसी तरह चीफ इंस्पेक्टर भी, लॉर्ड किडरमिंस्टर ने बिना इधर उधर की बात किए अपनी बेटी से एक सवाल पूछा, क्या स्टीफन की उस औरत से इश्कबाजी चल रही थी? बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे पता होता। वैसे भी स्टीफन उस तरह का नहीं है। देखो माय डियर, कान बंद कर लेने या ज़मीन में दुबक जाने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी बातें सामने आ ही जाती हैं। हमें जानना चाहिए हम इस पूरे मामले में कहाँ हैं। रोज़मेरी बार्टन और उस शख्स एंथनी ब्राउन की दोस्ती थी। वे हर जगह साथ जाते थे। खैर, लॉर्ड किडरमिंस्टर ने कहा, तुम्हें मालूम होगा। उसे अपनी बेटी पर यकीन नहीं आया। वह कमरे से बाहर गया तो उसका चेहरा उदास और घबराया हुआ था। वह ऊपरी मंजिल पर अपनी पत्नी की बैठक में चला गया। उसने अपनी पत्नी के लाइब्रेरी में आने पर रोक लगा दी थी, अच्छी तरह जानते हुए कि उसका घमंडी तौर तरीका दुश्मनी खड़ा कर लेगा, और वह समझता था कि इस मुकाम पर पुलिस के साथ रिश्ते मीठे होने चाहिए। लेडी किडरमिंस्टर बोली, कैसा रहा? ऊपर से तो काफ़ी अच्छा, लॉर्ड किडरमिंस्टर ने धीरे से कहा। कैंप एक शालीन आदमी है, तमीज़ वाला। उसने सारी बात को समझदारी से संभाला, मगर मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही समझदारी से। तो बात गंभीर है? हाँ, गंभीर है। हमें सैंड्रा को कभी उस आदमी से शादी नहीं करने देनी चाहिए थी, विकी। मैंने यही कहा था। हाँ, उसने पत्नी का दावा माना। तुम सही थीं और मैं गलत, मगर याद रखो वह उसे अपनाती ही। जब सैंड्रा का मन किसी चीज़ पर आ जाए तो आप उसे पलटा नहीं सकते। उसका फैराडे से मिलना ही एक तबाही थी। ऐसा आदमी जिसके आगे पीछे का हमें कुछ पता नहीं था। जब मुसीबत आए तो कौन कह सकता है कि ऐसा आदमी क्या करेगा? समझी, लेडी किडरमिंस्टर बोली। तुम्हारा ख्याल है कि हमने एक कातिल को परिवार का हिस्सा बना लिया है? ये मैं नहीं जानता। मैं उस आदमी को यूं ही कसूरवार ठहराना भी नहीं चाहता, मगर पुलिस का यही ख्याल है, और वो काफ़ी होशियार होते हैं। ये तो जाहिर है कि स्टीफन का इस बार्टन औरत से नाजायज़ रिश्ता था। या तो उसने स्टीफन के लिए खुदकुशी कर ली, या स्टीफन ने। खैर, जो भी हुआ, बार्टन को पता चल गया था और वह राज खोलने और स्कैंडल खड़ा करने की तरफ बढ़ रहा था। मुझे लगता है कि स्टीफन ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसको जहर दे दिया। हाँ, लेडी किडरमिंस्टर ने बाएं से दाएं सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं। उम्मीद करता हूँ तुम सही हो, मगर किसी ने तो उसे जहर दिया। अगर मुझसे पूछो, लेडी किडरमिंस्टर बोली, स्टीफन तो ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। वह अपने करियर को लेकर बेहद संजीदा है। उसे कई नेमतें मिली हैं, तुम जानती हो, और एक अच्छा सियासतदार बनने की काबिलियत। कहना मुश्किल है कि अगर किसी को एक कोने में धकेल दिया जाए तो वह क्या करेगा। उसकी पत्नी ने फिर भी इनकार में सिर घुमाया। मैं फिर भी कहती हूँ, उसमें इतनी हिम्मत नहीं। इसके लिए ऐसा आदमी चाहिए जो जुआरी हो और लापरवाह हो सके। मुझे डर लग रहा है विलियम, बहुत डर। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि सैंड्रा? ऐसा सुझाने से भी मुझे नफरत है, मगर कायर बनकर मुमकिन बातों का सामना करने से इनकार कर देने का कोई फ़ायदा नहीं।
वह उस शख्स से अंधी मोहब्बत करती है, हमेशा करती रही है, और सैंड्रा की फितरत में एक अजीब सा झुकाव है। वह स्टीफन के लिए कोई भी जोखिम उठा सकती है, बिना कीमत का हिसाब लगाए। और अगर वह सच में इतनी पागल और बुरी है कि ये सब कर सकती है, तो उसे बचाना चाहिए। बचाना चाहिए? क्या मतलब तुम्हारा बचाना चाहिए? तुम्हारे द्वारा हमें अपनी बेटी के लिए कुछ करना होगा, नहीं? खुशकिस्मती से तुम काफ़ी जोर लगा सकते हो। लॉर्ड किडरमिंस्टर उसे एकटक देख रहा था। हालांकि वो यही समझता था कि वो अपनी पत्नी की शख्सियत को अच्छी तरह जानता था, फिर भी वह उसकी हिम्मत और असलियत पर पकड़ को देखकर भौंचक्का रह गया। नागवार हकीकत को देखकर भी पलक न झपकने पर और उसकी बेईमानी पर भी। क्या तुम ये सुझा रही हो कि अगर मेरी बेटी कातिल है तो भी मैं अपनी हैसियत का फ़ायदा उठाकर उसे नतीजे से बचा लूं? बेशक, लेडी किडरमिंस्टर ने कहा। मेरी प्यारी विकी, तुम समझती नहीं, कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये तो अपनी हैसियत की हद को तोड़ना होगा। बकवास, लेडी किडरमिंस्टर बोली। दोनों ने एक दूसरे को देखा, इतने दूर कि दोनों एक दूसरे के नज़रिए को नहीं देख पाए। होठों पर इफिजिया का नाम लिए एगेमेमन और क्लिमेस्ट्रा ने एक दूसरे को ऐसे ही देखा होगा। तुम पुलिस पर सरकारी दबाव डाल सकते हो ताकि पूरा मामला बंद कर दिया जाए और इसे खुदकुशी करार दे दिया जाए। ऐसा पहले भी हो चुका है, दिखावा मत करो। वो तब था जब ये आम लोगों के लिए था, देश की भलाई के लिए था, लेकिन ये तो ज़्यादती मामला है। मुझे शक है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। कर सकते हो, अगर इरादा हो तो। लेडी किडरमिंस्टर गुस्से में लाल हो गई। अगर कर सकता हूं तो भी नहीं करूंगा। ये तो हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना होगा। अगर सैंड्रा गिरफ्तार हो गई और उस पर मुकदमा चला तो क्या तुम सबसे बढ़िया वकील नहीं करोगे और उसे छुड़ाने की हर कोशिश नहीं करोगे, चाहे वह गुनाहगार ही हो? ज़रूर ज़रूर, वो बिल्कुल अलग है। तुम औरतें कभी ये बातें नहीं समझ पाती। लेडी किडरमिंस्टर चुप रही, हमले से भी हिली नहीं। उसके बच्चों में से सैंड्रा उसे सबसे कम प्यारी थी, फिर भी इस घड़ी वह एक माँ थी और सिर्फ एक माँ थी, अपने बच्चों को किसी भी तरीके से बचाने को तैयार, ईमानदार या बेईमान। वह सैंड्रा के लिए पूरी ताकत से लड़ेगी, किसी भी हालत में। लॉर्ड किडरमिंस्टर ने कहा, सैंड्रा पर आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक उसके खिलाफ पक्का केस न हो, और कम से कम मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि मेरी कोई बेटी कातिल है। मुझे तुम पर हैरानी है विकी, इस तरह की बात सोचने के लिए। उसकी पत्नी कुछ नहीं बोली और किडरमिंस्टर परेशान सा कमरे से बाहर निकल गया। ये ख्याल भी कि विकी के अंदर, विकी जिसे वह इतने सालों से इतनी करीबी से जानता था, ऐसी अनजानी और हिला देने वाली गहराइयां थीं। अध्याय 5। रेस ने रूथ लेसिंग को एक बड़ी सी मेज़ पर कागज़ों में उलझे पाया। वह काला कोट और स्कर्ट पहने थी और सफ़ेद ब्लाउज़, और उसकी शांत ठहरी हुई कुशलता का रेस पर असर पड़ा। उसने रूथ की आंखों के नीचे स्याह गड्ढे देखे और उसके उदास मुंह की लकीर, परंतु उसका दुख, अगर वह दुख ही था, अच्छी तरह काबू में था, ठीक वैसे ही जैसे उसके दूसरे भाव। रेस ने अपने आने की वजह बताई और उसने झट कहा, अच्छा किया आप आए। बेशक मैं जानती हूँ आप कौन हैं। मिस्टर बार्टन कल रात आप ही के आने का इंतज़ार कर रहे थे, है ना? मुझे उनका ऐसा कहना याद है। क्या उसने शाम से पहले भी इस बात का जिक्र किया था? रूथ ने पल भर के लिए सोचा। नहीं, जब हम मेज़ के गिर्द अपनी सीटों पर बैठ रहे थे उसी वक्त। मुझे याद है मैं कुछ हैरान हुई थी। वह रुकी और हल्की सी लाल हो गई। आपको बुलाने पर नहीं, मैं जानती हूँ आप पुराने दोस्त हैं
आपको 1 साल पहले उस दूसरी पार्टी में भी होना था। मेरा मतलब था कि मुझे हैरानी हुई कि आप आ रहे थे कि मिस्टर बार्टन ने जोड़े पूरे करने के लिए किसी औरत को नहीं बुलाया था। लेकिन अगर आप देर से आ रहे थे या आते ही नहीं। वह अचानक रुक गई। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, ऐसी छोटी बातें क्यों की जाएं जिनका कोई महत्व ही नहीं। आज की सुबह मैं बेवकूफ़ जैसी हूँ। लेकिन तुम रोज़ की तरह काम पर तो आई हो। बेशक। वह हैरान दिखी, लगभग ताज्जुब में। ये तो मेरा काम है। कितना कुछ है जो ठीक ठाक करना है, तरतीब से करना है। जॉर्ज हमेशा बताता है कि वह कितना तुम्हारे आसरे रहता है, रेस ने नरमी से कहा। वह दूसरी ओर घूम गई। रेस ने उसे आंखें झपकते और थूक निगलते देखा। उसके किसी भी जज्बे को न दिखाने ने रेस को उसकी बेगुनाही का यकीन तकरीबन दिला ही दिया। तकरीबन, लेकिन काफ़ी नहीं। अब से पहले वह ऐसी औरतों से मिल चुका था जो अच्छी अभिनेत्रियां थीं, औरतें जिनकी लाल पलकें और आँखों के नीचे स्याह गड्ढे मेकअप के कारण थे, कुदरती नहीं। अपनी राय को रोककर वह खुद से बोला, जो भी है अच्छी आसामी है। रूथ फिर से मेज़ की तरफ घूमी और रेस की आखिरी बात के जवाब में धीमे से बोली, मैं कई साल से उसके साथ थी। अगली अप्रैल में 8 साल हो जाते। मैं उसका तौर तरीका जानती थी और वह मुझ पर भरोसा करता था। मुझे यकीन है, वह कहता रहा। तकरीबन लंच का वक्त हो गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलकर लंच करोगी। काफ़ी कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहूँगा। शुक्रिया, मैं ज़रूर करूँगी। रेस उसे एक छोटे से रेस्तरां में ले गया जो उसे पता था, जहाँ मेज़ दूर दूर लगाए जाते थे और जहाँ आराम से बातचीत हो सकती थी। रेस ने ऑर्डर दिया और जब वेटर चला गया तो उसने मेज़ के पार अपनी साथी को देखा। वह एक खूबसूरत लड़की थी, रेस ने फैसला किया। आकर्षक काले बाल और दृढ़ चेहरा और ठुड्डी। जब तक खाना नहीं आया वह इधर उधर की बातें करता रहा और रूथ भी वैसा ही करती रही, अपने को अक्लमंद और समझदार साबित करती हुई। फिलहाल कुछ रुककर वह बोली, आप मुझसे कल रात के बारे में बात करना चाहते हैं? प्लीज़ हिचकिए नहीं। सारी बात इतनी हैरान कर देने वाली है कि मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। अगर ऐसा हुआ न होता और मैंने उसे होते देखा न होता तो मैं उस पर यकीन नहीं करती। तुमने चीफ इंस्पेक्टर कैंप को देखा तो ज़रूर होगा। हाँ, कल रात। वह बुद्धिमान और अनुभवी लगता है। वह रुकी। क्या ये सच में कत्ल था कर्नल रेस? क्या कैंप ने तुमसे ऐसा कहा? उसने अपने आप तो कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन उसके सवाल बता रहे थे कि उसके मन में क्या था। तुम्हारी राय कि वो खुदकुशी थी या नहीं उतनी ही अहम है जितनी किसी और की। तुम बार्टन को अच्छी तरह जानती थीं और कल तकरीबन सारा दिन उसके साथ थीं। वो कैसा लग रहा था? हमेशा की तरह या बेचैन था, परेशान या उत्तेजित? वह हिचकिचाई। मुश्किल है। वह बेचैन और परेशान था, लेकिन उसके लिए कारण था। उसने विक्टर ड्रेक को लेकर पैदा हो गई हालत के बारे में बताया और छोटा करके उस नौजवान के करियर के बारे में भी बताया। रेस बोला, टल न सकने वाला कुल कलंक। और बार्टन उसे लेकर परेशान था? रूथ धीरे धीरे बोली, बता पाना मुश्किल है। देखिए, मैं मिस्टर बार्टन को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वह सारी बात पर नाराज़ और परेशान था और मेरे ख्याल में मिसेस ड्रेक भी रुआसी और परेशान थी, जैसी वह ऐसे मौक़ों पर हमेशा होती हैं। इसलिए जॉर्ज सब कुछ ठीक ठाक कर देना चाहता था, मगर मुझे ऐसा लगता था। क्या मिस लेसिंग, मुझे यकीन है कि तुम्हें सही लगा होगा। मुझे लगा कि उसका गुस्सा हमेशा की तरह नहीं था, अगर मैं ऐसा कह सकती हूँ तो, क्योंकि हमारे साथ पहले भी ऐसा हो चुका था किसी न किसी रूप में। पिछले साल विक्टर ड्रेक इसी देश में था और मुसीबत में था और हमें उसे दक्षिण अमेरिका भेजना पड़ा, और पिछले जून में ही उसने घर पर पैसे के लिए तार भेजा था।
आप समझ सकते हैं कि मैं मिस्टर बार्टन की प्रतिक्रिया से वाकिफ थी और मुझे लगा कि इस बार उसकी नाराज़गी इसलिए थी कि तार ऐन उस वक्त आया जब वह पार्टी के इंतज़ाम में उलझा हुआ था। वह पार्टी के इंतज़ाम में इतना तल्लीन था कि किसी दूसरी बात के सामने आने पर ही नाराज़ हो जाता था। क्या तुम्हें कभी लगा कि इस पार्टी को लेकर कोई भी बात अजीब थी मिस लेसिंग? हाँ, लगा। बार्टन इसे लेकर बहुत विचित्र सा था। वह उत्तेजित था, जैसे एक बच्चा होता। क्या तुम्हें यह लगा कि ऐसी पार्टी के पीछे कोई खास इरादा हो सकता है? आपका मतलब है कि यह 1 साल पहले वाली पार्टी की, जब मिसेस बार्टन ने खुदकुशी की थी, नकल थी? हाँ। ईमानदारी से मुझे ख्याल ये बहुत अनोखा लगा था, मगर जॉर्ज ने अपने आप कुछ नहीं बताया या तुम्हें विश्वास में नहीं लिया। रूथ ने न में सिर हिलाया। ये बताओ मिस लेसिंग, क्या तुम्हारे मन में कभी इस बात को लेकर शक रहा है कि मिस बार्टन ने खुदकुशी की थी? रूथ हैरान लगी। ओह नहीं, जॉर्ज बार्टन ने तुम्हें नहीं बताया कि वह मानता था कि उसकी पत्नी का कत्ल हुआ था? रूथ टकटकी बांधे उसे देखती रही। जॉर्ज ऐसा मानता था? लगता है ये तुम्हारे लिए ताज़ा खबर है। हाँ मिस लेसिंग, जॉर्ज को बेनाम खत मिले थे कि उसकी पत्नी ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसका कत्ल हुआ था। तो इसीलिए इन गर्मियों में वह इतना अजीब सा हो गया था। मैं सोच ही नहीं पाई उसे क्या हुआ था। तुम्हें इन बेनाम खतों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी? कुछ भी नहीं। क्या बहुत सारे खत थे? मुझे उसने 2 दिखाए थे और मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसकी आवाज़ में चोट लगने की पीड़ा थी। रेस पल 2 पल उसे देखता रहा, फिर बोला, तो मिस लेसिंग, तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम्हारी राय में यह मुमकिन है कि जॉर्ज ने खुदकुशी की हो? रूथ ने सिर हिलाकर इनकार किया। नहीं, ओह नहीं। मगर तुमने कहा कि वह उत्तेजित था, परेशान भी। हाँ, लेकिन ऐसा तो वह कुछ समय से था। अब समझ सकती हूँ क्यों, और ये भी समझ सकती हूँ कि कल रात की पार्टी को लेकर वह इतना उत्तेजित क्यों था। उसके दिमाग में कोई खास ख्याल आया होगा। उसे उम्मीद होगी कि वही हालात दोहराने से उसे कुछ और जानकारी मिल जाएगी। बेचारा जॉर्ज, वह इस सब को लेकर कितना पगला गया होगा। और रोज़मेरी बार्टन का क्या मिस लेसिंग? क्या तुम अभी भी सोचती हो कि उसकी मौत खुदकुशी थी? रूथ के माथे पर बल पड़ गए। मैंने तो सपने में भी उसके कुछ और होने के बारे में नहीं सोचा। ये इतना कुदरती लगा। इन्फ्लुएंजा के बाद की गहरी उदासी? शायद उससे ज्यादा कुछ। वह बेशक बहुत दुखी थी, देखा जा सकता था। और वजह का कोई अंदाज़ा? हाँ, कम से कम मुझे था। हो सकता है मैं गलत रही हूँ, लेकिन मिसेस बार्टन जैसी औरतें बहुत पारदर्शी होती हैं। वे अपने दिल की बातों को छुपाने की तकलीफ नहीं करती। खुशकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि मिस्टर बार्टन को पता था। ओह हाँ, वह बेहद दुखी थी और मैं जानती हूँ कि उस रात उसे फ्लू की कमजोरी के अलावा भयानक सिरदर्द था। तुम्हें कैसे पता कि उसे सिरदर्द था? मैंने उसे लेडी अलेक्जेंड्रा से ऐसा कहते सुना था, क्लोक रूम में जहाँ हम अपने शॉल उतार रहे थे। वह कह रही थी कि काश उसके पास कैशे फेवर होता, और खुशकिस्मती से लेडी अलेक्जेंड्रा के पास था और उसने उसे दे दिया। गिलास पकड़े कर्नल रेस का हाथ हवा में ही रुक गया। और उसने वह खा लिया? जी हाँ। रेस ने बिना चखे गिलास मेज पर रख दिया और मेज के पार देखने लगा। लड़की शांत लग रही थी, जो उसने बताया था उसकी अहमियत के एहसास के बगैर, मगर वह अहम था। इसका मतलब था कि सैंड्रा को, जिसके लिए मेज पर अपनी जगह से रोज़मेरी के गिलास में कुछ भी डालना बेहद मुश्किल था, उसे जहर देने के लिए एक दूसरा मौका मिल गया था। वह रोज़मेरी को जहर एक कैप्सूल में दे सकती थी। आमतौर पर एक कैप्सूल घुलने में कुछ ही मिनट लेता,
मगर शायद यह कैप्सूल खास किस्म का था। हो सकता है उसमें जेलेटिन या किसी और चीज की परत हो, या हो सकता है रोजमेरी ने वह उसी वक्त न निगला हो, बाद में लिया हो। वह अचानक बोला, क्या तुमने उसे कैप्सूल लेते हुए देखा? फिर से कहिए। रेस उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि उसका मन कहीं और चला गया था। क्या तुमने रोजमेरी बार्टन को वो कैप्सूल निगलते हुए देखा? रूथ कुछ भौचक्की सी लगी। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। उसने सिर्फ लेडी अलेक्जेंड्रा का शुक्रिया किया। तो हो सकता था कि रोजमेरी ने कैप्सूल अपने बैग में डाल लिया हो और फिर कैबरे के दौरान बढ़ते हुए सिर दर्द के कारण उसने कैप्सूल अपने शैंपेन के गिलास में डालकर उसे घुलने दिया हो। कल्पना, कोरी कल्पना, मगर मुमकिन हो सकती थी। रूथ बोली, आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? उसकी आंखें अचानक चौकस हो गईं, कई सवाल लिए। रेस को लगा कि वह उसके तेज दिमाग को काम करते देख रहा था। तब वह बोली, ओह, मैं समझ गई जॉर्ज ने फैराडे के घर के करीब वह घर क्यों लिया, और ये भी कि उसने मुझे उन खतों के बारे में क्यों नहीं बताया। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि उसने मुझे नहीं बताया, मगर बेशक अगर वह उन पर यकीन करता था तो इसका मतलब था कि ज़रूर हम में से किसी ने, मेज़ पर बैठे 5 लोगों में से किसी एक ने उसे मारा था। वो मैं भी हो सकती थी। रेस ने बहुत कोमल आवाज में कहा, क्या तुम्हारे पास रोजमेरी बार्टन को मारने की कोई वजह थी? पहले तो रेस को लगा जैसे उसने सवाल सुना ही नहीं था। वह आंखें झुकाए इस तरह बिना हिले डुले बैठी थी, मगर अचानक एक सांस भरकर उसने आंखें उठाईं और सीधा रेस की ओर देखा। यह ऐसी चीज नहीं जिसके बारे में कोई बात करना चाहे, उसने कहा, लेकिन मैं सोचती हूँ आपको मालूम होना चाहिए। मैं जॉर्ज बार्टन से प्यार करती थी। मैं उसे प्यार करती थी उसके रोजमेरी को मिलने से भी पहले से। मुझे नहीं लगता वह जानता था, उसे परवाह ही नहीं थी। वह मुझे पसंद करता था, बहुत पसंद करता था, लेकिन उस तरह नहीं। फिर भी मैं सोचती थी कि मैं उसके लिए अच्छी पत्नी होती, कि मैं उसे खुश रख पाती। वह रोजमेरी से मोहब्बत करता था, लेकिन वह खुश नहीं था। रेस नरमी से बोला, और तुम रोजमेरी को नापसंद करती थीं? हाँ, करती थी। वह बहुत सुंदर और आकर्षक थी और अपने ढंग से मोहनी भी हो सकती थी, पर उसने मेरे साथ कभी मोहनी होने की कोशिश नहीं की। मैं उसे काफ़ी नापसंद करती थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो मैं हैरान रह गई, और जिस तरह से वह मरी, मगर मुझे दुख नहीं हुआ, बल्कि खुश ही थी। वह कुछ देर ठहरी। प्लीज़, क्या हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं? रेस ने जल्दी से जवाब दिया, मैं चाहूँगा कि कल रात के बारे में तुम जो भी याद कर सकती हो मुझे बारीकी से बताओ, सुबह से शुरू करके, खासकर जॉर्ज ने जो भी किया या कहा। रूथ ने सुबह होने वाली घटनाओं का जिक्र करते हुए जल्दी ही जवाब दिया। विक्टर की जिद पर जॉर्ज का नाराज़ होना, दक्षिण अमेरिका किए गए उसके अपने टेलीफोन, जो इंतज़ाम किए गए वो, और सारा मामला निपट जाने के बाद जॉर्ज की खुशी। उसके बाद उसने लग्जमबर्ग पहुंचने के बारे में बताया और जॉर्ज के एक उत्तेजित, हड़बड़ाए हुए मेज़बान जैसे हाव भाव के बारे में। वह उस दुखद हादसे के आखिरी पल तक का हाल बताती रही। उसका बयान हर तरह से उस सबसे मेल खाता था जो रेस ने पहले ही सुन रखा था। चिंता से माथे पर बल डाले रूथ ने रेस की ही उलझन बयान कर दी। वह खुदकुशी नहीं थी, मैं निश्चित हूँ वह खुदकुशी नहीं थी, मगर ये कत्ल कैसे हो सकता था? मेरा मतलब है कि वह किया कैसे जा सकता था? जवाब है, नहीं किया जा सकता था। हम में से किसी एक के द्वारा तो नहीं। तो क्या कोई था जिसने जॉर्ज के गिलास में उस वक्त जहर डाल दिया जब हम सब डांस कर रहे थे? अगर हाँ, तो वो कौन हो सकता है? कोई बात नहीं बनती।
सबूत तो ये है कि जब आप लोग डांस कर रहे थे तो मेज़ के करीब कोई नहीं गया था। फिर तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं निकलता। साइनाइड अपने आप तो ग्लास में जाता नहीं। क्या तुम्हें बिल्कुल कोई ख्याल नहीं, कोई शक भी नहीं कि किसने गिलास में साइनाइड डाला हो सकता है? क्या ऐसा कुछ नहीं, कोई घटना कितनी भी छोटी हो जिससे तुम्हारे मन में शक पैदा हो? रेस ने उसके चेहरे के भाव को बदलते देखा। पल भर के लिए उसकी आंखों में शक को उभरते देखा। एक बहुत छोटे पल के लिए रुककर वह बोली, नहीं, लेकिन कुछ हुआ तो था। रेस को यकीन था रूथ ने कुछ देखा, सुना या ध्यान दिया था, लेकिन किसी न किसी कारण से अब उसने न बताने का इरादा कर लिया। रेस ने उस पर जोर नहीं डाला। वह जानता था कि रूथ जैसी लड़की के साथ इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर उसने किसी कारण से न बताने का फैसला कर लिया है तो रेस को पक्का यकीन था वह अपना फैसला बदलेगी नहीं। मगर कुछ हुआ था। इस जानकारी ने उसे खुश कर दिया और नई उम्मीद दी। ये उस सपाट दीवार में पहली दरार थी जो उसके सामने खड़ी थी। लंच के बाद वह रूथ को छोड़कर एल्वेस्टन स्क्वायर चला गया, उस औरत के बारे में सोचता हुआ जिसे वह अभी छोड़कर आ रहा था। क्या ये मुमकिन था कि रूथ लेसिंग गुनाहगार थी? कुल मिलाकर वह उसके पक्ष में था। वह काफी निष्कपट और ईमानदार लगी थी। क्या वह खून कर सकती थी? सोचो तो ज्यादातर लोग कर सकते हैं, आम कत्ल नहीं मगर किसी एक खास आदमी का। इसीलिए किसी को शक के घेरे से निकाल देना इतना मुश्किल था। उस लड़की में भी एक तरह की बेरहमी की खासियत थी और उसके पास वजह भी थी, बल्कि कई सारी वजहें। रोज़मेरी को ख़त्म करके उसके पास मिसेस बार्टन बनने का बहुत अच्छा मौका था, चाहे यह एक अमीर आदमी से शादी करने का सवाल हो या उस आदमी से जिसे वह प्यार करती थी। रोज़मेरी को हटाना पहली ज़रूरत थी। रेस की सोच का झुकाव इस तरफ था कि अमीर आदमी से शादी करना काफ़ी नहीं होता। एक अमीर आदमी से शादी करके एक आरामदेह जिंदगी पाने के लिए खून कर देने से कहीं ज्यादा समझदार थी रूथ लेसिंग। प्यार? शायद। रेस को लगता था कि अपने शांत और अलग थलग चलन के बावजूद भी रूथ लेसिंग उन औरतों में से थी जिनमें कोई एक खास आदमी गहरे जज्बात जगा सकता है। जॉर्ज के लिए प्यार और रोज़मेरी के लिए नफरत के चलते हो सकता है उसने रोज़मेरी की मौत की तरकीब सोची हो और उस पर अमल भी किया हो। ये सच कि मौत बिना किसी रुकावट के हो गई थी और आमतौर पर बिना किसी शक के उसे खुदकुशी मान लिया गया था, रूथ की पैदाइशी काबिलियत को दिखाता था। और फिर जॉर्ज को बेनाम खत मिले थे। किससे? क्यों? यही बात थी जो जॉर्ज को परेशान करना नहीं छोड़ती थी और वह शक से भर गया था। उसने जाल बिछाने की एक तरकीब सोची और रूथ ने उसे खामोश कर दिया। नहीं, ये सही नहीं था, ये सच नहीं लगता था। इसका मतलब था घबराहट, और रूथ ऐसी औरत नहीं थी जो घबराए। उसके पास जॉर्ज से बेहतर दिमाग था और वह जो भी जाल बिछाता वह उससे आसानी से बच निकलती। लगता तो यही था कि रूथ नहीं हो सकती थी। अध्याय 6। कर्नल रेस को देखकर ल्यूसिला ड्रेक खुश हो गई। पर्दे लगे हुए थे और काले कपड़ों में लिपटी, आंखों पर रुमाल रखे ल्यूसिला ड्रेक कमरे में दाखिल हुई और उससे हाथ मिलाने के लिए एक कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाते हुए बताया कि किस प्रकार वह किसी से नहीं मिल सकती थी, सिर्फ जॉर्ज के इतने प्यारे दोस्त के अलावा, और सच में घर में किसी मर्द का न होना कितना बुरा था। सच में घर में मर्द न हो तो समझ में नहीं आता किसी भी चीज का सामना कैसे किया जाए। केवल वह थी, बेचारी अकेली विधवा, और आइरिस थी, एक कमजोर लड़की, और जॉर्ज ही हमेशा सब कुछ संभालता था। ये कर्नल रेस की मेहरबानी थी और वह बहुत शुक्रगुजार थी। बिल्कुल पता नहीं था उन लोगों को क्या करना चाहिए।
बेशक मिस लेसिंग कारोबारी मामले देख लेगी और अंतिम संस्कार भी, लेकिन तहकीकात का क्या? और पुलिस का आना कितना भयानक। सच में घर में ही, बेशक सादे कपड़ों में और दूसरों का ध्यान रखने वाले, लेकिन वह इतनी हक्की बक्की थी और ये इतना बड़ा दर्दनाक हादसा। और क्या कर्नल रेस को नहीं लगता था कि ये सब सुझाव के कारण हुआ था? मनोवैज्ञानिक ने यही कहा था कि हर बात सुझाव ही होती है। और जॉर्ज बेचारा उस भयानक जगह में, लग्जमबर्ग, और तकरीबन वही लोग, और याद करो बेचारी रोजमेरी भी वहीं मरी थी। और जॉर्ज के मन में अचानक ये आया होगा, काश उसने ल्यूसिला की बात सुनी होती और डॉक्टर गैस्किल का टॉनिक ले लिया होता। पूरी गर्मी वह कमजोरी की हालत में रहा था, हाँ, बेतरह कमजोर। तभी ल्यूसिला भी कुछ देर के लिए कमजोर महसूस करने लगी और रेस को बोलने का मौका मिल गया। उसने कहा उसे कितनी गहरी हमदर्दी थी और कैसे मिस ड्रेक हर तरह उस पर भरोसा कर सकती थी। इस पर ल्यूसेला फिर शुरू हो गई और बोली कि यह उसकी मेहरबानी थी और अचानक लगे झटके का ही इतना बुरा असर था। आज है कल नहीं, जैसा बाइबल में कहा गया है, घास की तरह आता है और शाम को काट दिया जाता है। किंतु ये पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन कर्नल रेस उसका मतलब समझ जाएगा। और यह एहसास होना कितना अच्छा था कि वे किसी पर भरोसा कर सकते थे। मिस लेसिंग के इरादे अच्छे थे और बेशक वह बहुत कुशल थी, लेकिन व्यवहार कभी कभी रूखा और अपने ऊपर जरा ज्यादा ही काम ले लेती थी। और ल्यूसिला की राय में जॉर्ज हमेशा उस पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करता था। और एक वक्त था जब उसे लगता था कि वह कोई बेवकूफ़ी ही कर बैठेगा और ये बहुत बुरा होता, और शायद एक बार शादी हो जाती तो वो यानी रूथ उस पर रोब झाड़ती। बेशक ल्यूसिला जानती थी कि क्या होने वाला था। प्यारी आयरिस दुनियादारी नहीं जानती थी। और क्या कर्नल रेस भी ऐसा नहीं सोचते थे कि कम उम्र लड़कियों के लिए सीधा साधा होना अच्छा था? आयरिस हमेशा ही अपनी उम्र के लिए छोटी रही थी और चुपचाप सी भी। ज्यादातर तो किसी को पता ही नहीं लगता था कि वह क्या सोच रही थी। रोजमेरी इतनी सुंदर और खुश मिजाज होने के कारण बाहर काफी जाती थी और आयरिस निराश सी घर में ही घूमती रहती थी, जो किसी भी जवान लड़की के लिए सही नहीं था। उन्हें क्लास में जाना चाहिए, खाना बनाने की या कपड़े सिलने की। इससे उनका ध्यान किसी तरफ लगा रहता है और कौन जाने कब वह सब काम आ जाए। ये तो खुशकिस्मती थी कि ल्यूसिला खाली थी और बेचारी रोजमेरी की मृत्यु के बाद यहाँ रहने चली आई थी। वह भयानक फ्लू, काफी अनोखे किस्म का फ्लू, डॉक्टर गैस्किल ने कहा था। इतना अच्छा आदमी और इतना खुश मिजाज। वह चाहती थी कि इन गर्मियों में आयरिस उससे मिले। वह लड़की इतनी रक्तहीन और कमजोर लगती थी, लेकिन सच में कर्नल रेस, मेरे ख्याल में यह घर की बनावट के कारण था। निचले स्तर पर बना हुआ और सीलन भरा, और शाम के वक्त खराब हवा। जॉर्ज बेचारे ने खुद अकेले ही ये खरीदा था, बिना किसी की सलाह लिए। खेद की बात है। उसका कहना था कि वह सबको हैरान कर देना चाहता था, मगर बेहतर होता अगर उसने किसी बड़ी उम्र की औरत से सलाह ली होती। मर्द घरों के बारे में कुछ नहीं जानते। जॉर्ज को यह एहसास होना चाहिए था कि वह ल्यूसिला कोई भी परेशानी उठाने के लिए राजी हो जाती। आखिर अब उसकी जिंदगी में था ही क्या? उसका प्यारा पति कई साल पहले ही मर गया था और उसका प्यारा बेटा इतनी दूर अर्जेंटाइन में, उसका मतलब ब्राजील से था या अर्जेंटाइन से ही था। कितना प्यार करने वाला खूबसूरत लड़का। कर्नल रेस बोला कि उसने सुन रखा था कि ल्यूसिला का बेटा देश से बाहर था। अगले 15 मिनट के लिए कर्नल रेस को विक्टर की अनगिनत गतिविधियों के बारे में बताकर उसका मनोरंजन किया गया। इतना जोशीला लड़का, किसी भी काम में हाथ आजमाने को तैयार। यहाँ पर आई विक्टर के कई तरह के कारोबारों की सूची। कभी भी सख्त नहीं, न ही किसी के लिए मन में वैर। वह हमेशा ही बदकिस्मत रहा है कर्नल रेस। उसका हाउस मास्टर उसे गलत समझता था और ऑक्सफोर्ड में अधिकारियों ने उसके साथ शर्मनाक ढंग से सलूक किया। लोग समझते नहीं कि एक तेज दिमाग लड़का जिसे ड्राइंग अच्छी लगती हो,
किसी की लिखाई की नकल करने को एक बढ़िया मजाक समझेगा। वह ये काम मजे के लिए करेगा, न कि पैसे के लिए। लेकिन वह अपनी माँ के लिए हमेशा एक अच्छा बेटा रहा और जब भी वह मुसीबत में पड़ा माँ को ये बताने में कभी नहीं चूका, जिससे साबित होता है कि वह माँ पर भरोसा करता था। नहीं, मगर ये बात अजीब लगती थी कि जो काम लोग उसके लिए चुनते थे वह अक्सर उसे देश के बाहर ले जाते थे। ल्यूसिला सोचती थी कि अगर उसे अच्छी सी नौकरी मिल जाती, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ, तो वह बेहतर ढंग से बस जाता। शायद वह लंदन से कुछ ही दूरी पर रहता और उसके पास एक छोटी सी कार भी होती। तकरीबन 20 मिनट हो गए जब विक्टर की तमाम अच्छाइयों और बदकिस्मती के बारे में सुनने के बाद कर्नल रेस ल्यूसिला को बेटे के विषय से हटाकर नौकरों के विषय पर ला पाए। हाँ, जो वह कह रहा था वह बहुत सही था। पुराने जमाने वाले नौकर अब नहीं मिलते। सच में आजकल लोगों को कितनी दिक्कत होती थी। ऐसा नहीं कि उसे शिकायत करने की जरूरत थी, क्योंकि वे वाकई काफी खुशकिस्मत रहे थे। मिसेस पाउंड, हालांकि वह बदकिस्मती से ऊंचा सुनती थी, एक बहुत अच्छी औरत थी। उसकी पेस्ट्री कभी कभी थोड़ी भारी होती थी या सूप में काली मिर्च कुछ ज्यादा हो जाती थी, मगर फिर भी कुल मिलाकर वह भरोसेमंद थी और सस्ती भी। वह तभी से थी जब जॉर्ज की शादी हुई थी और इस साल भी गांव जाने को लेकर उसने कोई हंगामा नहीं किया था। हालांकि बाकियों के साथ इस बात को लेकर परेशानी हुई थी और एक नौकरानी तो काम छोड़कर ही चली गई थी। हालांकि वह अच्छे के लिए ही हुआ। एक गुस्ताख लड़की जो आगे से जवाब देती थी। 6 बेहतरीन शराब के गिलास तोड़ने के बाद अलग अलग एक एक नहीं, जैसा किसी के साथ भी हो सकता है, मगर सारे एक साथ ही, जो निरी लापरवाही है। क्या कर्नल रेस ऐसा नहीं सोचते? वाकई बहुत लापरवाह। मैंने उससे यही कहा और मैंने कहा कि मुझे उसकी रेफरेंस में यही कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं सच में समझती हूँ कि इंसान का कोई फर्ज भी होता है। कर्नल रेस, मेरा मतलब है कि किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। अच्छाइयों के साथ साथ खामियों के बारे में बताना चाहिए। लेकिन वो लड़की सच में बहुत बदतमीज थी और उसने कहा कि जो भी था वो उम्मीद करती थी कि अगली बार वह ऐसे घर में नहीं होगी जहां लोगों को टपका दिया जाता था। कहने का एक घटिया तरीका मेरे ख्याल में फिल्मों से सीखा गया और बिल्कुल ही गलत, क्योंकि रोजमेरी बेचारी ने तो खुद अपनी जान ली थी। हालांकि उस वक्त वह अपने कदम के लिए जिम्मेदार नहीं थी, जैसा कि तहकीकात करने वाले अफसर का कहना था और उस लड़की का ये कहना था तो शायद उन गुंडों के बारे में सही था जो एक दूसरे को टॉमी गन से मारते रहते हैं। भगवान का शुक्र है कि हमारे इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर जैसा मैं कह रही थी, मैंने उसको रेफरेंस में लिख दिया कि बैटी आर्कडेल अपना काम अच्छी तरह समझती है और संजीदा और ईमानदार है, मगर उससे टूट फूट बहुत होती है और हमेशा बहुत तमीज वाली भी नहीं होती। और ज्यादती तौर पर अगर मैं मिसेस रीस टेलबॉट होती तो मतलब समझ लेती और उसे काम पर नहीं रखती। मगर आजकल तो लोग जो भी मिले उसी को लपक लेते हैं, और कभी तो ऐसी लड़की को भी रख लेंगे जो सिर्फ एक ही महीने में 3 जगहों में रह चुकी हो। जब मिसेस ड्रेक सांस लेने के लिए रुकी तो कर्नल रेस ने जल्दी से पूछा कि क्या वह मिसेस रिचर्ड रीस टेलबॉट थी। अगर हाँ, तो वह उसे हिंदुस्तान में मिल चुका था। मैं ठीक नहीं कह सकती, उसका पता कैडगन स्क्वायर का था। फिर तो वे लोग मेरे ही दोस्त हैं। ल्यूसिला बोली, दुनिया कितनी छोटी है नहीं, और ये भी कि पुराने दोस्तों जैसा दोस्त कोई नहीं होता। दोस्ती एक बहुत बढ़िया चीज है। उसे हमेशा यही लगता था कि वॉयला और पॉल के बीच कुछ बहुत रोमानी था। वॉयला एक सुंदर लड़की थी और बहुत से मर्द उसे चाहते थे। ओ भगवान, कर्नल रेस को तो समझ भी नहीं आएगा वह किसके बारे में बात कर रही थी। बीते हुए कल के बारे में सोचने की ख्वाहिश होती ही है। कर्नल रेस ने आग्रह किया कि वह कहती रहे और इस शालीनता के बदले रेस को हेक्टर मार्ले का पूरा इतिहास सुनना पड़ा। उसकी बहन द्वारा उसको पाला पोसा जाना, उसकी खासियतें और कमजोरियां। और जब कर्नल रेस वॉयला को लगभग भूल ही गया तो खूबसूरत वॉयला के साथ हेक्टर की शादी। जानते हैं, वह एक यतीम थी और अदालत की निगरानी में थी।
रेस को ये भी पता लगा कि कैसे वॉयला के इनकार के बाद पॉल बेनेट ने अपनी निराशा पर काबू पाकर खुद को प्रेमी के बदले परिवार के दोस्त के रूप में ढाल लिया था और वह अपनी धर्मपुत्री रोजमेरी को कितना चाहता था, उसकी मौत और उसकी वसीयत की शर्तों के बारे में भी, जो मुझे हमेशा बहुत रुमानी लगा। इतना ज्यादा रुपया पैसा, बेशक पैसा ही सब कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ रोजमेरी बेचारी की मृत्यु के बारे में सोचने की जरूरत है। मैं तो आइरिस को लेकर भी खास खुश नहीं। रेस ने सवालिया नजर से उसकी ओर देखा। मुझे ये जिम्मेदारी बहुत चिंताजनक लगती है। वह बहुत बड़ी वारिस है, ये तो सब जानते हैं। मैं तो अनचाहे नौजवानों पर कड़ी नजर रखती हूँ, लेकिन कोई कर क्या सकता है कर्नल रेस। आजकल लड़कियों की देखरेख उस तरह नहीं की जा सकती जैसे पहले की जाती थी। आइरिस के ऐसे दोस्त हैं जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। उन्हें घर बुलाओ, मैं यही कहती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इनमें से कुछ नौजवानों को कभी नहीं बुलाया जाएगा। बेचारा जॉर्ज भी फिक्रमंद था एंथनी नाम के एक युवक को लेकर। मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन लगता है कि वह और आइरिस एक दूसरे से काफी मिलते रहते हैं और ये जरूर महसूस होता है कि आइरिस को इससे बेहतर कुछ हासिल हो सकता था। जॉर्ज उसे पसंद नहीं करता था, इस बात का मुझे पक्का यकीन है। और कर्नल रेस, मेरा मानना है कि मर्दों को ही दूसरे मर्दों की बेहतर पहचान होती है। मैं कर्नल प्यूजी को, जो हमारे गिरजे का वार्डन था, एक अच्छा आदमी समझती थी, लेकिन मेरा पति हमेशा उससे दूरी रखता था और मुझे भी ऐसा करने को कहता था। और एक रविवार वह दान के लिए प्लेट घुमा रहा था कि एकदम गिर पड़ा, पूरी तरह नशे में लगता था। और बेशक बाद में ऐसी बातें बाद में ही सुनने को मिलती हैं, पहले सुनने को मिले तो बहुत बेहतर हो। हमें मालूम हुआ कि हर हफ्ते उसके घर से बियर की दर्जनों खाली बोतलें निकाली जाती थीं। ये बहुत दुख की बात थी, क्योंकि वह सच में धार्मिक था, हालांकि सोच में मिशनरी था। ऑल सेंट्स डे पर सर्विस की बारीकियों को लेकर उसका और मेरे पति का बहुत झगड़ा हुआ। ओह, ऑल सेंट्स डे, और कल ही ऑल सोल्स डे था। हल्की सी आवाज आने पर रेस ने लुसीला के सिर के पार खुले दरवाजे की तरफ देखा। उसने आइरिस को पहले भी देख रखा था लिटिल प्रायर्स में, फिर भी उसे लगा जैसे वह उसे पहली बार देख रहा था। वह उसकी असाधारण चुप्पी के पीछे के तनाव से दंग रह गया और आइरिस की फैली हुई आंखें उसकी आंखों से टकराईं, एक ऐसा भाव लिए जो उसे लगा उसे पहचान लेना चाहिए था, मगर वह पहचान नहीं सका। लुसीला ड्रेक ने भी सिर घुमाया। आइरिस डियर, मैंने तुम्हारे आने की आहट नहीं सुनी। क्या तुम कर्नल रेस को जानती हो? ये बहुत मेहरबानी कर रही हैं। आइरिस ने आकर संजीदगी से उसके साथ हाथ मिलाया। काली पोशाक में वह और भी दुबली और पीली लग रही थी, जैसी रेस को याद थी उसके मुकाबले। मैं देखने आया था, अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं तो, रेस ने कहा। शुक्रिया, आपकी मेहरबानी है। ये तो जाहिर था कि आइरिस को काफी बड़ा सदमा पहुंचा था और अभी भी उसका असर था, लेकिन क्या वह जॉर्ज को इतना चाहती थी कि उसकी मौत का उस पर इतना ज्यादा असर हो? उसने आंखें आंटी की तरफ घुमाई और रेस ने देखा कि आंखें चौकन्नी थीं। वह बोली, आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे अभी जब मैं अंदर आई थी? लुसीला हड़बड़ाकर गुलाबी हो गई। रेस समझ गया कि वह उस नौजवान एंथनी ब्राउन के बारे में कोई जिक्र नहीं चाहती। वह एकदम बोली, सोचने दो। ओह हाँ, ऑल सेंट्स डे, और कल ऑल सोल्स डे था। मुझे यह इतनी अजीब बात लगती है, ऐसा इत्तेफाक जिसे हम असल जिंदगी में नहीं मानते। आपका मतलब है, आइरिस ने कहा, कि कल रोजमेरी आई थी जॉर्ज को लेने के लिए? लुसीला धीरे से चीख उठी। आइरिस डियर, नहीं, कितना भयानक ख्याल, ईसाई धर्म के खिलाफ। ओह, मैं जानती हूँ डियर, लेकिन वो कैथोलिक हैं, नहीं? एक हल्की मुस्कान से आइरिस के होंठ टेढ़े हो गए। फिर वह सीधे सीधे बोली, मुझे लगा शायद आप एंथनी के बारे में बात कर रहे थे, एंथनी ब्राउन। अरे! लुसीला की आवाज काफी ऊंची और चिड़िया की चहचहाहट जैसी आई।
सच तो ये है कि हमने उसका जिक्र भर किया था। मैं कह रही थी कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आइरिस ने टोका, आवाज सख्त। आपको उसके बारे में क्यों जानना है? नहीं डियर, बिल्कुल नहीं। कम से कम मेरा मतलब है, अरे थोड़ा अच्छा होता अगर हम जानते तो। नहीं, आपको आने वाले वक्त में ऐसा करने का पूरा मौका मिलेगा, आइरिस ने कहा, क्योंकि मैं उससे शादी कर रही हूं। ओह आइरिस! बिलखने और मिमियाने के बीच कुछ था। तुम्हें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है कि फिलहाल तो कुछ भी तय नहीं हो सकता। तय हो चुका है आंटी ल्यूसेला। शादी जैसे मामले के बारे में बात भी नहीं की जा सकती जब तक दफनाने की रस्म नहीं हो जाती। ये शालीनता नहीं होगी और ये भयानक तहकीकात वगैरह। और सच में आइरिस, जॉर्ज पसंद नहीं करता। उसे यह एंथनी ब्राउन पसंद नहीं था। नहीं, आइरिस ने कहा, जॉर्ज पसंद ये नहीं करता और उसे एंथनी पसंद नहीं था, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मेरी जिंदगी है, जॉर्ज की नहीं। वैसे भी जॉर्ज मर चुका है। मिसेस ड्रेक एक बार और बिलखी। आइरिस, आइरिस, तुम्हें क्या हो गया है? सच में ये तो बहुत सख्त बात है। मैं माफ़ी चाहती हूँ आंटी ल्यूसेला, लड़की थकी आवाज़ में बोली। मैं जानती हूँ सुनने में ऐसा ही लगा होगा, लेकिन मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मेरा मतलब सिर्फ ये था कि जॉर्ज कहीं शांति में है और उसे अब मेरे या मेरे आने वाले कल की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मुझे अपने लिए फ़ैसले खुद करने होंगे। बकवास माय डियर, ऐसे वक्त में कोई फैसला नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता। आइरिस अचानक हंसी। वह तो उठ चुका है। हमारे लिटिल प्रायर से लौटने से पहले ही एंथनी ने मुझे उसके साथ शादी करने के लिए कहा था। वह तो चाहता था कि अगले दिन ही मैं लंदन जाकर उससे शादी कर लूं, बिना किसी को खबर किए। अब मैं सोचती हूँ काश कर लेती। ये तो बहुत अजीब गुजारिश थी, कर्नल रेस ने कोमलता से कहा। आइरिस ने ललकारने वाली आंखों से उसे देखा। नहीं, नहीं थी। बहुत सी झंझट बच जाती। मैं उस पर भरोसा क्यों नहीं कर सकी? उसने मुझसे भरोसा करने को कहा, पर मैंने नहीं किया। जो भी है, अब जब भी वह चाहेगा मैं उससे शादी कर लूँगी। ल्यूसेला अटपटे शब्दों में विरोध करने लगी। उसकी गोल मटोल गाल थरथराने लगे और आंखें भर आईं। कर्नल रेस ने जल्दी से स्थिति को संभाला। मिस मार्ले, क्या जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ, पूरी तरह कारोबारी सिलसिले में? भौचक्की सी लड़की धीमे से बोली हाँ, और अपने को दरवाजे की तरफ बढ़ते पाया। वह दरवाजे में से गुजर रही थी कि कर्नल रेस 2 कदम पीछे भरकर मिसेस ड्रेक के पास गया। परेशान मत होइए मिसेस ड्रेक, आप जानती हैं कम बोले हुए को जल्दी सुधारा जा सकता है। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। उसे कुछ दिलासा देने के बाद वह आइरिस के पीछे चला गया, जो उसे हॉल के पार एक छोटे कमरे में ले गई, जो घर के पीछे की ओर था, जहाँ एक चौड़े पत्तों वाला उदास सा पेड़ था जिसके पत्ते झड़ रहे थे। रेस रूखी आवाज़ में बोला, मिस मार्ले, मुझे सिर्फ इतना कहना था कि चीफ इंस्पेक्टर केम्प मेरा दोस्त है और मुझे यकीन है कि तुम उसे बहुत मददगार और दयालु पाओगी। उसका काम अप्रिय सा है, लेकिन मुझे भरोसा है कि वह उसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान और लिहाज के साथ करेगा। आइरिस ने बिना कुछ कहे उसे 1-2 पल के लिए देखा और फिर वह यकायक बोली, आप कल रात हमारे साथ होने के लिए क्यों नहीं आए, जैसी जॉर्ज को उम्मीद थी? रेस ने न में सिर हिलाया। जॉर्ज मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा था। लेकिन उसने कहा था कि वह कर रहा था। हो सकता है उसने कहा हो, मगर ये सच नहीं था। जॉर्ज अच्छी तरह जानता था कि मैं नहीं आ रहा था। वह बोली, लेकिन वह खाली कुर्सी, वो किसके लिए थी? मेरे लिए नहीं। आंखें आधी मुंद गईं और चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वह बुदबुदाई, वो रोज़मेरी के लिए थी। समझ गई, वो रोज़मेरी के लिए थी। रेस को लगा वह गिरने वाली है। वह जल्दी से उसके पास आया और उसे संभाला और उसे ज़बरदस्ती बैठा दिया। आराम से। आइरिस धीमी बेदम आवाज़ में बोली, मैं ठीक हूँ,
लेकिन मैं नहीं जानती क्या करूं। मैं नहीं जानती क्या करूं। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? आइरिस ने आंखें उसके चेहरे की ओर उठाईं, उदास और निराश। फिर वह बोली, मुझे चीज़ें साफ कर देनी चाहिए। मुझे उन्हें याद करना चाहिए। उसने हाथ से टटोला, सही तरतीब में। सबसे पहले जॉर्ज मानता था कि रोज़मेरी ने अपनी जान नहीं ली, बल्कि उसकी जान ली गई। उसे लगता था उन खतों के कारण। कर्नल रेस, वो खत किसने लिखे? मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। क्या तुम्हारी कोई राय है? मैं तो सोच भी नहीं सकती। जो भी था, उनमें जो भी लिखा था, जॉर्ज उसे मानता था, और कल रात की इस पार्टी का इंतज़ाम उसी ने किया था, और उसने यह खाली कुर्सी रखी थी, और कल ऑल सोल्स डे था। वह मरने वालों का दिन होता है, और ये ऐसा दिन था जब रोज़मेरी की रूह वापस आ सकती थी और जॉर्ज को सच बता सकती थी। ज़्यादा कल्पना मत करो। मगर मैंने खुद उसे महसूस किया, कभी कभी तो बिल्कुल करीब ही महसूस किया। मैं उसकी बहन हूँ, और लगता है वह मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। इसे ज़्यादा गंभीरता से मत लो आइरिस। मेरा इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। जॉर्ज ने रोज़मेरी की सेहत के लिए जाम पिया और वह मर गया। शायद वह आई और उसे ले गई। मरने वालों की रूहें शैम्पेन के गिलास में पोटेशियम साइनाइड नहीं डालती, माय डियर। इन शब्दों ने उसका संतुलन फिर से लौटा लिया। वह ज़्यादा सहज आवाज़ में बोली, लेकिन ये बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं। जॉर्ज का कत्ल किया गया। हाँ, कत्ल किया गया। पुलिस का यही मानना है, और ये ज़रूर सही होगा, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन इस सब का कोई मतलब नहीं निकलता। तुम्हें नहीं लगता कि निकलता है? अगर रोज़मेरी का कत्ल हुआ और जॉर्ज को समझ आने लगा कि किसने किया, आइरिस ने उसे टोक दिया। हाँ, लेकिन रोज़मेरी का कत्ल नहीं हुआ था, इसीलिए इस बात का कोई मतलब नहीं निकलता। जॉर्ज इन बेवकूफ़ाना खतों पर यकीन करता था, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के बाद की उदासी अपनी जान लेने के लिए मानने लायक वजह नहीं। लेकिन रोज़मेरी के पास वजह थी। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। वह भागकर कमरे से बाहर गई और चंद मिनट बाद हाथ में एक तह किया हुआ खत लिए वापस आई। रेस ने थोड़ा सा मुड़ा तोड़ा खत खोला। लेपर्ड डार्लिंग। लौटाने से पहले रेस ने उसे 2 बार पढ़ा। लड़की बेचैनी से बोली, आप समझते हैं, वह दुखी थी, टूटा दिल लिए। वह जिंदा रहना नहीं चाहती थी। क्या तुम जानती हो ये खत किससे लिखा गया था? आइरिस ने सिर हिलाकर हामी भरी। स्टीफन फैराडे, एंथनी नहीं। वह स्टीफन से मोहब्बत करती थी और वह उसकी तरफ बेरहम था। इसलिए वह जहर अपने साथ रेस्तरां में ले गई और वहीं उसको पिया, जहां वह उसे मरते हुए देख सकता था। शायद वह सोचती थी कि स्टीफन को अफसोस होगा। रेस ने सोचते हुए सिर हिलाया, लेकिन कहा कुछ नहीं। 1-2 पल के बाद वह बोला, तुम्हें ये कब मिला? तकरीबन 6 महीने पहले। एक पुराने ड्रेसिंग गाउन की जेब में था। तुमने ये जॉर्ज को नहीं दिखाया? आइरिस तड़प कर चिल्लाई, कैसे दिखाती, कैसे दिखाती? रोज़मेरी मेरी बहन थी। उसका राज मैं जॉर्ज पर कैसे खोलती? जॉर्ज को कितना यकीन था कि वह उससे प्यार करती थी। रोज़मेरी के मरने के बाद मैं उसे यह कैसे दिखाती? जॉर्ज सब गलत समझ रहा था, मगर मैं उसे यह बता नहीं सकती थी। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि अब मैं क्या करूँ। आपको मैंने ये दिखा दिया क्योंकि आप जॉर्ज के दोस्त थे। क्या इंस्पेक्टर केम्प के लिए इसे देखना ज़रूरी है? हाँ, केम्प को यह ज़रूर मिलना चाहिए। तुम जानती हो ये सबूत है। लेकिन फिर वे, हो सकता है वे इसे अदालत में पढ़ें। ज़रूरी नहीं, ऐसा कोई नतीजा नहीं निकलता। तहकीकात जॉर्ज की मृत्यु की हो रही है। जो भी बहुत संगत नहीं है उसे आम नहीं किया जाएगा। अभी मुझे यह ले जाने दो। ठीक है। वह रेस के साथ दरवाजे तक गई। रेस ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह एकदम बोली, यह साफ जाहिर है कि रोज़मेरी की मौत खुदकुशी थी। जाहिर है ना? रेस ने कहा,
ये इतना ज़रूर दिखाता है कि रोज़मेरी के पास अपनी जान लेने की वजह थी। आयरिस ने गहरी उसांस ली। रेस सीढ़ियों से नीचे चला गया। एक बार पीछे मुड़कर देखने पर उसने आयरिस को दरवाजे में खड़ा पाया, उसे स्क्वायर के पार जाते हुए देखते हुए। मैं जल्दी ही आखिरी भाग के आखिरी 6 अध्याय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।